अस्सलामुअलैकुम। सोच रहे होंगे आप कि साल के पहले दिन ये निदा की आवाज़ को क्या हुआ। ये वही हुआ जो पूरी रात जाग के किसी भी शख्स की आवाज़ को हो सकता है। और मैं नहीं सोई, 24 घंटे से जाग रही हूँ। तो वैसे ही 2-3 दिन से बहुत फ्लू था, लेकिन आज तो आवाज़ मुझे बहुत ही मुश्किल से निकालनी पड़ी। लेकिन मैंने छुट्टी नहीं की। मैंने कहा पूरी रात मैं अपनी फैमिली के साथ थी। सब कह रहे थे छुट्टी कर लो, मत जाओ। मैंने कहा साल के पहले दिन मैं इस फैमिली को नहीं छोड़ सकती, चाहे जागी हूँ या कुछ हूँ। आपसे मिल के आपको नए साल की मुबारकबाद दूंगी भी और मुबारकबाद लूँगी भी। बहुत सारी दुआएं जो आप मुझे दे रहे, मैं ले रही हूँ और देते रहिए। और मैं भी आपको बहुत सारी दुआएं दे रही हूँ कि अल्लाह करे आपका ये साल बेहतरीन गुजरे, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे इलाके के लिए, सब के लिए ये साल बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक खुशी के साथ मैं इस साल की शुरुआत करना चाहती हूँ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, एक लड़की की कहानी जो बेचारी घुट घुट के जी रही थी, क्योंकि उसके घर में ना बड़े सख्त उसूल थे। ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, हंस नहीं सकते खुलकर, ऊंचे ख्वाब तो देखना ही नहीं, अपने लिए खुद कैसे कोई फैसले कर सकती हो। इन उसूलों में जब वो कैद थी तो उसको लगता था कि वो जंजीरों में बंधी हुई है और उसने बाकी सब की तरह सरेंडर नहीं की अपनी लाइफ, बल्कि उसने वो बेड़ियाँ तोड़ी और वो कुछ बनने के लिए निकली। लेकिन जब वो रास्ता तय कर रही थी तो उसे लगा कि वो अकेली रह गई। वो उन सबको पीछे छोड़ आई और उसको ये लगा कि मुझे जो मैंने चाहा ज़िंदगी में वो तो मिल गया, लेकिन मेरे अपने मुझसे बिछड़ गए। उसूल क्यों बनाता है इंसान ज़िंदगी में? इसीलिए ना कि आसानियाँ पैदा कर सके, डिसिप्लिन लाए ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी को कुछ बना सके। उसूल इसलिए नहीं होते कि आप घुट घुट के जिए और इस खूबसूरत, इस हसीन ज़िंदगी जो कि अल्लाह ताला ने नेमतों से आपको भरपूर दी हुई है, इसका आप फ़ायदा ना उठाएं, इसका आप मज़ा ना लें, इससे आप मोहब्बत ना करें। ज़िंदगी इतनी हसीन है कि बहुत सारे लोग बहुत कम समझ पाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये ज़िंदगी अता की है सेहत के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो एक एक पल को खुशी से जिए। जेब में पैसे कम है, सेहत सलामत है, हाथ पाँव सलामत है, खुश रहें। जेब में पैसे कम है, अच्छी नौकरी नहीं है, रिश्ते साथ हैं, बहुत है, फैमिली मैटर्स। हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। यही कहूँगी मैं। साल के नए मतलब पहले दिन इतनी सारी नसीहतें और वो भी बैठी हुई आवाज़ के साथ। चलिए, कुछ उसूल आज तोड़ते हैं और कुछ उसूल बनाते हैं एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने के लिए। देखते हैं आपको क्या सूट करता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसी तरह आवाज़ निकलेगी तो बर्दाश्त कीजिएगा। आज मेरी आवाज़ कुछ इस तरह बैठी हुई है, मगर जो मेरे सामने जो मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है। तो आज मैं बोलूँगी कम, सुनूँगी ज़्यादा। मेरी एक तरफ है फजीला काजी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको थैंक यू। बहुत अच्छी, बहुत खुश। और सबसे अच्छा मुझे आज सुबह ये लगा, मैंने कहा चलो आज सुबह पहले साल के पहले दिन का आगाज़ ज़रा कुछ ऐसे किया जाए जब अच्छे लोगों से मिलें सुबह जाके, और मॉर्निंग शो में एक फ्रेश फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। इंट्रोड्यूस तो कराने दे। इतनी आवाज़ है। अभी मैं रोक सकती हूँ। हाँ।
साथ हैं हमारे साथ गजल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है और बहुत खुश हूँ। जैसे फजीला ने कहा तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर आते हैं, सबसे मुलाकात होती है। और साल का पहला दिन हमने ARY से स्टार्ट किया है, तो फिर आप सोच लें। और इतने प्यारे प्यारे सारे देखते ना, अभी तीसरी वाली प्यारी भी बैठी है। ये मेरी प्यारी सी छोटी वाली सहेली, छोटी सी है तो मुझसे छोटी, लेकिन ये मुझे बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच कोमल अजीज़, पिछले साल आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच निदा और आप सब लोगों का कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, और ऑडियंस का भी। आप इतनी दानिशमंदाना बातें करती, सही बोली उर्दू? हाँ, दानिशमंदाना बातें, उर्दू गाड़ी उर्दू। तो बिल्कुल सही बोली आप। तो अच्छा लगता है कि आप आती हैं और आप अपना इल्म हमें बांटती हैं। देखिए, मैंने ज़िंदगी में ना एक चीज़ तय की हुई है कि आपको ना कहीं से भी कोई अच्छी बात मिले वो ले लें, चाहे आपके बच्चों से, आपके छोटों से, आपके बड़ों से। तो मुझे तो मैं हमेशा सीखती हूँ, अपने बच्चों से भी सीखती हूँ, और कोमल के साथ तो मैंने काफ़ी काम किया, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी। उससे पहले अमल किया मैंने, बाद में अमल किया। हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और जब तक जोड़ा नहीं आएगा ना, दुआ पूरी नहीं निकलेगी, आधी रह जाएगी। फोटो शूट पे लेने वाले हैं। हाँ, वो मैं देख रही हूँ, मैं good इतने idea। प्यारे प्यारे जोड़े पहन के नहीं, आ रही हमारा हूँ। प्लान है। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आए, नया साल की रेजोल्यूशन क्या है, क्या एम है, क्या करना है नए साल? यार मैंने तो पता नहीं किससे पूछ रही हूँ, लेकिन मैंने कोई तो भी ये बता। सोचा है कि ये इस साल जो है ना, वो मैं टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है निदा, हर साल हम आके बैठते हैं और इतना जल्दी साल गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता है, फिर एक नया साल आ जाता है। तो वो लगता है कि पिछला साल जो कुछ हमें करना था या जो कुछ व्हाटएवर वो कर नहीं पाए। तो इस साल तो मैंने ये सोचा, मैं टाइम को पहले भी वैल्यू करती थी, लेकिन अभी ज़्यादा वैल्यू करूँगी। और नो मोर वेस्टिंग आवर्स, जो चीज़ें हमें ड्रेन आउट करती हैं उसमें मैं नहीं करूँगी बिल्कुल। स्पेशली जब हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो घंटों गुजर जाते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करूँगी। हाँ। और बस अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशी, कोई चीज़ प्रेशर में आके नहीं करनी है। रिलैक्स होके अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सोचा है मैंने। आपका क्या है? ये साल इंशाल्लाह मुझे लगता है मेरी जिंदगी का आई थिंक बहुत बड़ा साल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन कोमल मैं शादी अभी- कर रही है? कसम से मैं यही सवाल ये देखो, यही मुल्ला सवाल की था दौड़ कहीं। मस्जिद तक। ये वाली बात मैं बताऊंगी नहीं। ये जब अनाउंस होगी तो बताऊंगी। लेकिन ये साल इंशाल्लाह बहुत बड़ा होगा मेरे लिए। मैंने पिछले एक्चुअली 4-5 साल से इस साल के लिए बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत के चक्कर में मैं जो हूँ, ऑडियंस मुझे सिर्फ आपके शो पे देखती थी, उसके अलावा मैं कहीं पे भी अपने इंस्टाग्राम पे भी लाइव नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी, मैंने कहीं कोई पोस्टिंग नहीं की है। लेकिन इस साल आई एम फाइनली रेडी कि मैं जो हूँ ऑडियंस के सामने आऊँगी, और इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी अब बहुत एक्टिव होना शुरू होंगी। ये प्लान है मेरा। और मैंने अपनी कहानी जो है वो ज़्यादातर सिर्फ आपके शो पे ही बताई है। हाँ। उसके अलावा मैंने कहीं नहीं बताई, अगैन अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी कभी नहीं बताई है। तो आई थिंक आपके शो की वजह से, और आपके शो पे जितना लोगों ने और आप सब लोगों ने मुझे सराहा है, और मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जो कि मुझे नहीं पता था जब तक मैं इस शो में नहीं आई थी। तो आई थिंक उन सारी चीज़ों की वजह से मैंने रियलाइज़ किया है कि अब मैं अपने सोशल मीडिया को भी एक्टिव करूँगी। गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं तो सोचती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि इंसान हर साल, हर गुजरते साल के साथ इवॉल्व होता है, और वो बहुत ज़रूरी भी है। आप विद द एज भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी जो है मेरी मेंटल हेल्थ होगी। फ़िज़िकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही होती है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक होती है। तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और अगेन मैंने बहुत सारे ऐसे काम मना करने शुरू कर दिए जिनमें मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर फील होता है, बहुत आपकी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं रहती, बस आपको अगले का दबाव इतना होता है कि मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। तो कुछ आपकी बातों पे अमल किया है मैंने, कोमल की बातों पे। और ये है कि हाँ बिल्कुल, जैसे गज़ल ने कहा कि हम अपने टाइम को वैल्यू करें, हम अपने टाइम को किसी ऐसी फजूल चीज़ में बर्बाद ना करें जिससे हम थकें, हम परेशान हों। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब आई मी माई सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। पता है, जब हमें समझ आती है ज़िंदगी की तो हम कोशिश करते हैं ये सोचने की कि हम अपनी मेंटल हेल्थ की केयर करें। जो आप कह रही हैं बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा है।
क्योंकि हमारे आसपास अगर बहुत सारे मेंटल हैं तो उनको साइड पे रखते हैं अपनी नहीं, सच्ची सी बात है। मेंटल हेल्थ हम क्यों अपनी प्रोटेक्ट करें? हमारे आसपास के लोगों से कभी-कभी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना अपने आप को। बहुत ज़रूरी है और इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपना जितना भी उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन या जो कैथारसिस होता है वो आपके ऊपर डाल के अच्छा, और फिर यहाँ बैठ के आपके सामने 2 मिनट में आंसू बहा के तीसरे मिनट में हंसते हुए निकल जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हुआ, और आप उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि यार ये कितना परेशान है। अच्छा, ये बात मैं कहूँगी यहाँ पे आई थिंक ये सारे जो बैठे हुए हैं ना वो एम्पैथ्स हैं। एम्पैथ्स क्या होते हैं? एम्पैथ्स वो लोग होते हैं जिनके पास लोग आते हैं उनको बताने के लिए अपने मसले, और एम्पैथ्स ज़्यादातर औरतें होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हसास जो लोग होते हैं, हसास लोगों को हम एम्पैथ्स एम्पैथी से निकला। एम्पैथी से, एम्पैथेटिक से रिलेटेड है। तो हसास लोग होते हैं, हसास औरतें होती हैं, और वो जो है ना जो दूसरों की नेगेटिविटी या कोई उनका रोना धोना है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, वो लोगों के गमों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। आपको पता है जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो स्पेशली जो एम्पैथ्स होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होती है। उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो अपने आप को डिस्टेंट रख सकते हैं, और क्योंकि वो आपके कोई रिश्तेदार नहीं होते, आपके कोई दोस्त नहीं अच्छा होते। पता है कोमल, आजकल बहुत सारे लोगों को ये बीमारी भी है, अगर आप उनके सामने अपना रोना धोना करेंगे ना तो उनको मजा आता है, वो पूछते हैं मजीद अच्छा और क्या चल वो रहा एक है अलग लाइफ केस में? होते हैं, लेकिन ये कोमल की बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो उनकी ट्रेनिंग होती है, वो उनकी पढ़ाई इसीलिए ऐसी हुई होती है कि वो दे नो हाउ टू मतलब इमोशनली डिटैच। इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ भी इतना कनेक्ट ना हो इमोशनली, आप उसका सिर्फ एक मसला हल करने जा रहे हैं एज डॉक्टर। लेकिन ये जो हम लोगों के लिए ना, जैसे हमारे लिए हमारी कोई लाइक फ्रेंड है या कोई कजन है, अगर वो आके बार बार हमें नेगेटिव बातें बताएगी ना, अपनी तकलीफ सुनाएगी, तो जो एम्पैथ, जो हसास औरतें होती हैं जिनके पास लोग स्पेशली आते हैं अपना दुख बांटने के लिए, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो हल्के हो जाते हैं, हम भारी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें जो मेंटल हेल्थ जो अपनी प्रोटेक्ट करनी है ना, स्पेशली जो हसास औरतें हैं उनको इस तरह से करनी है कि थोड़ा सा आपने बाउंड्री भी सेट करनी है लोगों के साथ कि प्लीज़ आप जो है ना, ये अभी मैं ये नहीं सुन सकती आपकी बात, इंशाल्लाह कभी और मैं सुनूंगी। अच्छा, मैंने एक और बात सीखी है इस साल जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो हम सब में है प्रॉब्लम, और एक्टर्स तो मुझे लगता है चाहे मर्द भी एक्टर हो ना, हम सब बहुत हसास होते हैं, हम सब बहुत चीज़ों को सीरियस लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। तो मुझे इस साल एक बात सीखने को मिली किसी से, मेरे साथ भी यही हो रहा था, तो मुझे ये समझाया गया कि देखें ये सब चीज़ें जो है ना ये चलती रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन आपने इसको ये समझना है कि अगर आपने किसी का कोई मसला हल किया या किसी की कोई बात सुनी तो आपने अपनी तरफ से एक नेकी की, और उस नेकी से आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपका दिल खुश हुआ, और बस उसके बाद आप उसको भूल के आगे चले जाएं। आप उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के ना साथ चलें। अच्छा, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बड़ा मजे का टॉपिक है। अब हाँ, निदा ने कहा ओके क्योंकि मैं कम बोल सकती हूँ इसलिए टू द पॉइंट बात कर लो, लगी लिपटी नहीं मैं। नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात थी, पता है बहुत ज़रूरी कि नेकी करे, वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी करो और अल्लाह के हवाले करो और आगे बढ़ो, और फिर कुछ और करो। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा ये है कि किस टॉपिक मतलब लाइक किस चीज़, किस उसूल को तोड़े और कौन से नए उसूल बनाएं, क्योंकि अब हम चारों ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं जो थोड़ा शऊर दे गया है हमें, ठीक है ना। कभी आप तो छोटी हो हमसे, लेकिन फिर भी आपको जो ज़िंदगी के थपेड़े हैं उन्होंने मैच्योर कर दिए हमें, जो है अपनी एज ने और बच्चों ने और मियाँ ने और उन सब ने मैच्योर किया है, हालात ने उसके बाद क्या होगा फिर जब ये सब भी आ जाएगा? तो हमारे काम ने मैच्योर किया है हमें। तो अब हम उस स्टेज पर हैं जहां हम अपनी ज़िंदगी के उसूल बना भी सकते हैं और कुछ तर्क भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। सो शुरू करते हैं। पहला कार्ड क्या है, दिखाइए ज़रा। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। कौन शुरू करेगा पहले? चले, मैं असल में जब मुझे ये जैसे ही देखा ना, मुझे फ़ौरन दिमाग में एक बात आई, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ, हमें अपने रिश्ते में से ना दुश्मनी ख़त्म करनी है, ईगो ख़त्म करनी है। अच्छा, हमने तो खैर काफ़ी हमने उस पर काम किया है तो अब हमें समझ आई है, लेकिन मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ कि ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। चाहे आप अपने रिश्ते में हैं या नहीं हैं या ख़त्म कर चुके हैं या वट एवर, आप जिस भी प्रोसेस में, आपको ना इस रिश्ते के बीच में से दुश्मनी ख़त्म करनी है, ईगो ख़त्म करनी है, और आपने एक
अगेन एम्पैथी और एक एहसास का रिश्ता लाना है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे बल्कि हर रिश्ते में, लेकिन स्पेशली इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता जब तक आप साथ रहते हैं तब भी, लेकिन जब आप साथ नहीं रह रहे होते, मैंने तब भी देखा कि ऐसी दुश्मनियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, जैसे पता नहीं जंगो जदल का समा है और मैं इससे कैसे बदला लूँ। चाहे जेंडर की बात नहीं करी, चाहे औरत चाहे मर्द, जिसका भी हाथ ज़रा ऊपर होता है या जो भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो कहते हैं मैं बदला कैसे लूँ इससे, इसको नीचा कैसे दिखाऊँ मैं, इसने मुझे छोड़ा कैसे। तो उसमें आप अपने बच्चों का भी नुकसान करते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल, और आप बहुत सारी अपनी मेंटल हेल्थ भी आप ख़राब कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें मियाँ बीवी के रिश्ते में से दुश्मनी और ईगो को ख़त्म करना चाहिए और उसके अंदर एहसास और उस लिहाज को डालना चाहिए कि जितना अरसा भी मैं इस शख्स के साथ रही या जितना अरसा मेरा मतलब है एक इसके साथ ताल्लुक़ या जो चल रहा है खैर से, तो वो उसमें एक लिहाज होना चाहिए कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया। आप अच्छाइयाँ अगले की याद रखें, क्योंकि आप भी इंसान हैं ना, आपके अंदर भी अच्छाई और बुराई हो सकती है। तो आप ये देखें कि अगर मैंने कुछ किया तो जवाब में मुझे कितनी अच्छाई मिली। ये आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है निदा कि हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनका, अगर आप चाहते हैं कि उनका रिश्ता देर पा चले, तो सबसे पहले उनको दोस्त बनना पड़ेगा एक दूसरे का। और दोस्त, जिस तरह से हम दोस्तों की कोई बात होती है, हम चाहे एक हफ्ता ना मिलें, एक महीना ना मिले, लेकिन उसके बाद हम दोबारा जब मिलते हैं उसी अपनायत से मिलते हैं दोस्तों के साथ। जब हम हस्बैंड एंड वाइफ 24 घंटे जब साथ रहते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो जो म्यूचुअल चीज़ें होती हैं, वो आहिस्ता 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 आपकी बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, सब चीज़ें। तो एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है मैं समझती हूँ इस रिश्ते में। स्पेस इन अ वे कि सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा शौहर या मेरी बीवी हर वक्त मेरे साथ रहेगी, जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे साथ जाएगी। उसको उसकी स्पेस देनी चाहिए, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम यानी आपके स्पेंड कहने करे। का मकसद ये है कि जो उसूल आप तोड़ रही हैं वो ये कि मियाँ बीवी जब शादी हो जाती है तो एक दूसरे पर इस तरह हावी हो जाते हैं, मुसल्लत हो जाते हैं, जैसे लगता है कि जैसे ये कोई उसूल है। बिल्कुल वो आप तोड़ रहे हैं। बिल्कुल कि स्पेस दें, एक दूसरे को सांस लेने का मौका दें। बिल्कुल। और अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका रिश्ता जो है ना, वो आपको सफोकेट नहीं करेगा। हाँ, ये तो वैसे तोड़ चुकी हैं ये वाला उसूल, ये सही करती हैं, ये अपना काम भी कर रही होती हैं और आई थिंक कभी पाकिस्तान रहती हैं या दोनों अलग मेरी अलग ट्रैवलिंग होती है बहुत, और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से जो है वो उसने मुझे बड़ी स्पेस दी है। मैंने भी उसको बहुत स्पेस दी है, लेकिन उसने मुझे ज़्यादा दी है, क्योंकि मेरी फील्ड इस तरह की है मीडिया की कि उसमें हज़ारों लोगों से मिलना और वक्त बेवक्त काम होता है हमारा, रिकॉर्डिंग्स। अब तो खैर मैं प्लेस ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे जो स्पेस दी है ना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, और हम फ्रेंड्स रहे। हमारी लड़ाइयाँ और वो जो फड्डे और जो ईगो, वो हमारे रिश्ते में बहुत कम ऐसा कभी हुआ होगा। तो जाहिर है, जैसे फजीला ने कहा, आप दोस्त हैं ना, सबसे पहले तो आपको एक वो रिश्ता कायम करना है दोस्ती वाला, जिसमें दोस्तों को जिस तरह से हम देते हैं स्पेस, कभी कोई बात होती है तो हम नाराज़ भी होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल है ना वो तो। होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तुम क्या कहोगी, कौन सा हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में कौन सा उसूल बनाओगी और कौन सा तोड़ोगी? कौन सा उसूल बनाऊंगी? तुम्हें मौका वैसे मिलेगा। बहुत सारी बातें मेरे पास करने को, लेकिन ऑडियंस बोलेगी खुद की शादी हुई नहीं है, पता नहीं अपनी मर्जी से बातें बोलती रहती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इंसान अपने ऑब्जर्वेशन बहुत experience से अच्छी भी है। बहुत सारे शादीशुदा लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द जो शऊर रखते हैं और जो जिनको समझ जल्दी आ जाती है चीज़ों की, तो क्यों ना फिर हम उनसे सीखें। अच्छा, तो मैं बताऊं, ऑडियंस को बताऊं कि मैं जो है ना असल में बहुत पढ़ती हूँ। निदा ने भी बात मेंशन की हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, और मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ ना, बिजनेस करने से पहले मैंने बिजनेस की हज़ारों किताबें पढ़ी हुई थी। अभी मेरी शादी नहीं, तो मेरी शादी करनी, उससे पहले मैंने शादी की सारी, मैरिज काउंसलिंग की सारी किताबें मैं पहले से पढ़ के PhD करके बैठी हूँ, तो मुझे सुना से सारी बातें पता होती हैं, और बच्चों की भी सारी बातें मुझे पहले से पता है, क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ी हुई है। मैं करती ऐसे हूँ कि जो काम करना है उससे 5 साल पहले आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करें। वेरी बस हूँ गुड। ऐसी थोड़ी मैं। 2026 की शादी की preparation समझ आ शुरू हुई गई है। शादी की प्रिपरेशन 2000 से हो गई थी। 2000 से नहीं, 4-5 साल पहले से शुरू। अच्छा, तो मतलब अब मैच्योर हाँ, हो अब गई, PhD हो वाला गई है। time आ रहा है। तो अच्छा, शादी का मुझे लगता है सबसे हेल्दी जो शादी होती है, जो उसूल, ये आप दोनों ने भी इसी बारे में बात की है कि इसको हम कहते हैं इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन क्या होती है कि
कि आप शादी से पहले कोशिश करें कि आप एक इंडिविजुअल इंसान बन जाएं, खुद से जो है आपको अपनी हॉबीज़ पता हो, आपको अपनी पर्सनालिटी पता हो, आपको अपनी वैल्यूज़, मॉरल्स, गोल्स, ये सारी चीज़ें पता हो। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपकी एज ज़्यादा हो, आप कम एज में भी अगर अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर झाँकें, दुनिया बाहर नहीं, दुनिया को नहीं देखें, अगर आप अपने अंदर झाँकें और देखें कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती, राइट? तो वो एग्जाम्पल दोगी ज़रा, जैसे मैंने शादी से पहले मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं एक्चुअली क्वाइट ट्रेडिशनल हूँ। मैं जो हूँ, मुझे लगता था कि मैंने बाहर से पढ़ा हुआ है और मुझे मैं शायद बहुत लिबरल होंगी और मैं चाहूँगी कि 50-50 कर लें हम, मैं भी 50% जो है वो पैसे दे दूँ, वो भी 50% दे दें। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रेडिशनल पर्सनैलिटी चाहिए और मुझे आई एम ओके कि मैं भले से उसके लिए खाना पका लूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड फाइनेंशियली मुझे टेक केयर करे। ठीक है, ये चीज़ मैंने अपने लिए, अच्छी बात है ना, शादी से पहले सोच ली। हाँ। अब मैं नहीं सोचती और बाकी जो मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी लिबरल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है कि वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और उस तरीके से चल रहा है। मेरे लिए नहीं चल रहा, लेकिन ये मैंने अपने ऊपर काम किया और रियलाइज़ किया है कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। दूसरी, लेकिन फिर ऑन दी अदर हैंड मेरी पर्सनैलिटी ये भी है कि मुझे ज़्यादा कंट्रोल नहीं पसंद। ये दोनों चीज़ें हैं। फिर अब ये एक प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। एक मैं कह रही हूँ कि मुझे चाहिए कि पर्सन जो है वो फाइनेंशियली मेरा टेक केयर करे, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं पसंद, ठीक है। अब ये दो चीज़ें मैंने अपने ऊपर काम कर लिया, मुझे पता चल गई। अब मैंने इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अक्सर जब लोग आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है। उसका भी क्या सोल्यूशन है कि आप अपने भी पैसे बनाएं। ज़रूरी नहीं है आप कंट्रीब्यूट करें, लेकिन बनाए तो ना अपने, ताकि कंट्रोल ना हो आप, राइट। तो ये काम मैंने पहले से किया अपने ऊपर। पहले से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ऐसी हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है और दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, दुनिया अलग है, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो मैंने उस तरीके से, तो इंडिविजुएशन बेसिकली यही है। मैं थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ, मुझे नहीं लगता बाकी लोग इतने नहीं, मैं भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मैंने यही सारा कुछ किया है जो तुम अभी कह रही हो कि तुमने करना है, लेकिन मैं यही सारा कुछ कर चुकी। और वो थोड़ी हाँ नहीं, क्योंकि मैंने कैसे से कहा था, नहीं अब तो चेंज हो गया, लेकिन वही बात है कि मैंने भी उसको यही कहा था। हालांकि मैं अर्न करती थी, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं, घर का खर्चा तुम करोगे, किचन में जो सामान आएगा, जो ग्रोसरी आएगी, मेरे बच्चों के पेट में जो खाना जाएगा वो उनके बाप के पैसे से जाएगा, ताकि बच्चों को, और उस मतलब एक एहसास जिम्मेदारी होती है। हम एक्चुअली कह नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, मर्दों पे एक एहसास जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कंट्रीब्यूट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रूल बना लेना हार्ड एंड फास्ट कि भाई मैं इतने ही दूंगी। और अच्छा, औरत को ना अल्लाह ताला ने, मर्द को बनाया ही ऐसा है, मर्द को अल्लाह ताला ने वो साइकी दी है कि वो जब कमाता है वो पूरे घर पे खर्च कर देता है, वो उसको कोई बुरा नहीं लगता, वो बेचारा सारे पैसे वैसे दे दिला के बैठ जाता है। औरत की साइकी नहीं है ना ये, तो इसलिए जब हम खुद कमाते हैं और हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं तो हमें थोड़ा दिल में होता है ये क्यों, मैं इससे क्यों ना लूँ, ना वो होता है, वो एक औरत की साइकी है। मैंने अपने अराउंड वर्किंग वुमेन को देखा कि उन्होंने ये चीज़ नहीं रियलाइज़ की और उसके बाद फिर उन्होंने देना शुरू कर दिया, फिर बाद में वो जो है अपसेट होना शुरू हो गई कि अल्लाह मुझे बिजली के पैसे क्यों देने पड़ते हैं, ये क्या हो गया, राइट, इस तरह का। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी वर्किंग वुमेन को स्टडी किया, जो कि मैं करती हूँ 5 साल पहले से प्रेपरेशन, सबसे इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, सबसे एक बार करके पूछा, ये बताओ ये क्या करना चाहिए शादी में। बहुत सारे ने जो बताया उसका पूरा रिपोर्ट बनाई, लिखा, और मैंने बोला चलो अब मैं ये वाली मिस्टेक नहीं करूँ। लेकिन पता है कितना ही कोमल, आप मुझसे बहुत यंग हो, लेकिन कितना ही हम तैयारी करें, PhD करें, सब कुछ करें, लेकिन शादी कहीं ना कहीं पर ना आपको थोड़ी सी गैम्बलिंग जरूर होती है। बिल्कुल, हर चीज गैम्बलिंग। तो लचक और फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता नहीं होता, समटाइम्स आपके सामने जो लोग होते हैं ना, वो पोर्ट्रे इस तरह से करते हैं कि हम आपके आइडियल हस्बैंड होने के लिए तैयार हैं, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं इस तरह के डिसीजन लेने, लेकिन बाद में पता नहीं चलता है। और समटाइम्स ये होता है कि फजीला, बहुत सारी लड़कियों को ये चॉइस ही नहीं होती कि वो खुद से अपना पार्टनर चूज करें। तो घर वाले जो हैं वो सोच समझ के, ये स्टैब्लिश है, ये अच्छी फैमिली है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि बाद में क्या क्या सरप्राइजेस। अच्छा, लेकिन इसने बहुत एक अच्छी बात की कि अगर लड़की को शादी से पहले, चाहे वो लव अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो या अरेंज हो, अगर उसको अपने बारे में पता होगा ना कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, क्योंकि यंग लड़कियों को नहीं पता होता, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि उनको क्या पसंद है। उनको तो वही होता है जो उनके स्पाउस को पसंद होता है। नहीं, वो तो उसी में अकलमंद हो गए। नहीं, अब उल्टा हो गया गजल, उल्टा हो गया। और सोशल मीडिया से लोगों ने बिल्कुल अपने अंदर झांकना ही छोड़ दिया है, बल्कि जो सोशल मीडिया पे लेट से सारा खान है, उनके हस्बैंड उन्हें रोज़ देते हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्योंकि सारा खान के हस्बैंड उन्हें रोज़ाना रोज़ देते हैं,
तो मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे रोज देता है। अपनी सेंस ऑफ सेल्फ तो और खत्म होता जा रहा है बिल्कुल, over time। बिल्कुल जितना सही लोग कहा। मॉडर्न वैसे होते ये जा बात रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप, क्योंकि मैं अगेन हमेशा शो पे यही होता है, सिर्फ इसमें नहीं लेकिन हर चीज़ में, और भी कपल गोल्स और हर चीज़ में वो इतना ज़्यादा फैंटेसी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनको लगता है कि बस यही ज़िंदगी है, फिल्मी ज़िंदगी है, वो नहीं होती। पहले तो फिर भी रियलिस्टिक था। हाँ, और अगेन दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी जिससे भी जब शादी कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा, देखिए हमें लगता है कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन वो भी अगला इंसान भी तो ह्यूमन ही है ना, वो भी इवॉल्व होता है विद द टाइम, उसकी भी मिजाज आदत चेंज होती हैं। तो जो शायद पहले बहुत बेहतर हो वो बहुत फर्स्ट भी हो सकता है, और जो बहुत मतलब डिफरेंट हो वो आपके साथ भी हो सकता है। डिपेंड्स कि आप जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, तो वो फिर आपका तरीका ही होता है बस। मैं थोड़ा टॉपिक को समराइज करूंगी। हाँ प्लीज प्लीज। मैं समराइज बेसिकली ये करूँगी, जो रूल मैं कह रही हूँ नया हमें बनाना चाहिए, जो पहले ज़माने में नहीं था, कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा सेल्फ वर्क कर लेना, थोड़ा सा अपने अंदर झांक लें, दुनिया को नहीं दिखे कि आपकी सहेलियाँ क्या कर रही हैं या आपकी बहन का हस्बैंड क्या है या अब जो भी है, अपने आप से सवाल करें कि मुझे क्या चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी मस्ट हैव हो गई, लिस्ट बनाएं भले से, मस्ट हैव की आप 4-5 चीज़ें बना लें, और कुछ आप लिख लेंगे ये मेरे डील ब्रेकर्स हैं। ये चीज़ तो जैसे मेरे लिए कि अगर किसी ने झूठ बोल दिया ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बाकी सारी खुसूसियात एक तरफ हो जाएंगी। झूठा लाइक वो है डील ब्रेकर, झूठा नहीं हो सकता। अगर लिस्ट बना के उसको दे भी देना ना अगले को, हाँ, बेचारे को पता नहीं ना, बेखबरी में मारा जाए। फिर वो वैसे दिखाते हैं ना अपने आप को, ये आपके अपने लिए, आपने अपनी एक लेकिन ये लिस्ट बहुत बना ली। अच्छी बात कही कि जैसे कहा जाता है ना कि किसी और का महल देख के अपनी झोंपड़ी को ना जलाओ। अक्सर क्या होती है लड़कियां, वो अपनी बहन के हस्बैंड को देखती हैं कि वो उसके आइडियल हो जाते हैं कि बस मेरा जो है इन भाईजान जैसा मेरा जो हो वो और हस्बैंड बहन मिल भी तो कह जाए। रही होती है ना कि मेरे हस्बैंड को मैंने ऐसे सीधा किया तो तुम उसको ऐसे सीधा करना। नहीं, ये चीजें भी तो होती हैं। सेल्फ उन्होंने देखिए क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए किसी को देखकर, या पैमाना नहीं बनाना चाहिए कि ये खुद आप क्या चाहती हैं, अपने आप को पहचाने, जो कि बच्चियां एक यंग एज में नहीं पहचान और प्लीज पाती हैं, सोशल आज की मीडिया, लड़कियां भी। सोशल मीडिया को देख के हम जो है हम माशाल्लाह में से बहुत सारे लोगों को अच्छा, जानते हैं। क्या तुमने कहा कि ये उसूल तुम तोड़ोगी और क्या बनाओगी? बनाऊंगी, ये मैं तो तोड़ने और बनाने दोनों में आ जाएगा। कि ये तोड़ा है कि पहले बस माइंडलेसली लोग जो है अपने पेरेंट्स पे रख के शादी कर लेते थे। भाई अरेंज मैरिज भी आप करें ना, पहले आप खुद से भी सोचें और फिर वो अपने पेरेंट्स को भी आप बता सकते हैं कि देखिए मुझे थोड़ी सी ये वाली क्वालिटीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाली क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ लोग के लिए मे बी बैचलर्स डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो, राइट। लाइक कुछ लोग के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है। ये बस जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये अगर आप थोड़ा सा सेल्फ वर्क कर लें तो ये मैं दोनों में कहूँगी कि आप उसूल तोड़े भी, क्योंकि पहले लड़कियाँ ये नहीं करती नहीं, राइट। बस शादी एक गोल है, बस वो आपने चेक मार के वो आपने उस तरीके से करना है। तो ये उसूल आप तोड़े भी, और नया उसूल ये बनाएं कि प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। थोड़ा सा शादी से 1-2 साल पहले ही सही थोड़ा सा अपने पर काम कर लें, अपने आप को पहचानें, और उसके बाद फिर एक पार्टनर का इंतखाब करें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक अलग टॉपिक होगा और उसके उसूल तोड़ेंगे भी और बनाएंगे भी। गुड मॉर्निंग। भाई मैं लॉन्ग मुंह में रख रही हूँ अब। हाँ, उससे बहुत सुकून मिल रहा है गले में दर्द। निदा आप जो है ना इशारों में बस बता दिया करो, मैं सही है गलत है। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। अच्छा भाई, ससुराली सिस्टम, क्या उसूल तोड़ेंगी और क्या बनाएंगी? मैं उसूल ये तोड़ूंगी और तोड़ रही हूँ और तोड़ना चाहती हूँ। जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने उसे कहा कि भाई आप आई थिंक अलग रहो, और अलग रहने में ये नहीं है खुदा न खास्ता कि देखिए माँ बाप को तो अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, लेकिन अलग रहने का मकसद ये होता है कि बच्चे एक तो जिम्मेदारी लेते हैं अपने घर की, और दूसरा क्या होता है कि वो अपना एक घर बनाते हैं अपने हिसाब से, जो उनको अच्छा लगता है, अपने रूल्स। अब अगर एक घर में मैं 20-30 साल से रह रही हूँ तो मेरे एक रूल्स हैं उस घर के बने हुए, तो अगर उस घर में कोई आके उन रूल्स को, मतलब आके क्या, हमारे अपने बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो उन रूल्स को ज़ाहिर इतना फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी नई चीज़ बनाना चाहते हैं। तो हमें अपने बच्चों को आई थिंक ये मौका देना चाहिए कि वो एक अलग घर बनाएं अपने हिसाब से, अपनी खुशी से, अपने तरीके से। उसमें क्या होता है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और खुशी भी महसूस करते हैं और ज़िम्मेदारी लेते हैं हर चीज़ की, अपने घर की, अपने किचन की, अपनी हेल्थ की। आप उन्हें समझा सकते हैं, मेरा मानना ये कि आप बच्चों को समझा सकते हैं, आप उनका नसीब नहीं लिख सकते, इसलिए आप उन्हें अच्छी बात समझाएं और समझाते रहें और हर वक्त उनके साथ खड़े हों। अलग रहने का मकसद ये नहीं है कि आप उनके साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन आप उन्हें एक स्पेस दें। अगेन वो एक इंडिविजुअल हैं, उनकी एक अलग सोच है,
उनका एक अलग तरीका शायद वो बनाना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, तो उनको देना चाहिए। तो मैंने ये असूल तोड़ा है कि मैंने, हालांकि कैसर बहुत कहते थे कि बच्चों को रखो साथ, रखो साथ, मैंने कहा नहीं, उनके पर नहीं काटो, उनको उड़ने दो। तो मैंने ये असूल तोड़ा है कि मैंने बच्चों को अलग रहने की इजाज़त दी भी है और खुशी से दी है। और क्या असूल बनाया? बनाया यही है ना, यही बनाया यही ना? तोड़ा बनाया नहीं, फिर ये तोड़ा तो के एक साथ ही सवाल है। नहीं, तो के साथ नहीं रखा। देखो, तोड़ा ये के साथ नहीं रखा, अगर रहना चाहते थे तो रहे, ज़बरदस्ती नहीं रखा। और बनाया ये है कि नई जगह उनको बनाने दें, उनको अपना घर बनाने दें, उनको अपना एक जो भी वो चाहते हैं जिस तरीके से रहना, उनको वो रहने दें। मतलब बच्चों के पर नहीं काटने, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे पर काटे ऐसे कि मतलब वो उनकी मोहब्बत ही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कुछ गलत था, लेकिन जैसे अगर मैं कभी अम्मी को कहती थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, अम्मी कहती थी नहीं नहीं अल्लाह करे हो ही ना, वो तो अम्मी तो ऐसे कह देती थी। मैं कहती अम्मी यार क्या कह रही हो आप, लेकिन वो उनकी मोहब्बत थी। वो पहले के लोग थोड़ा ज़्यादा पॉजेसिव होते थे शायद मोहब्बतों में, रिश्तों में। तो बस उस चीज़ को मैंने थोड़ा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश की है, ताकि बच्चे अपना आप जो भी चाहें वो कर सकें। बिल्कुल, आप बताएं। देखो, हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो प्रिविलेज क्लास की नहीं होती है, जिसमें जो घर में जब नई लड़की आती है बहू बनकर, तो उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं। वो समझा जाता है कि वो घर में आके पूरा निज़ाम संभालेगी। भाई अब तो सास कहेगी मैं तो भाई बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बहू चाहिए, मुझसे ये काम अब नहीं होते हैं। तो मतलब क्या आपको नौकरानी चाहिए? आप बहू को क्यों लेकर आ रहे हो कि बहू सारा आपका निज़ाम भी संभाले, बहू सारे प्रेशर भी उठाए, अब आपका ख्याल भी रखना है, घर के बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखना है, शौहर का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है। उस बेचारी के पास अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं बचता। तो ये उसूल तो मैं बिल्कुल कम्प्लीटली तोड़ूंगी कि बहू अगर लेकर आप आते हो तो वो नौकरानी समझ के ना लाएं, उसको घर का फ़र्द समझ के लें। और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि आपको घर में उस लड़की को फैसिलिटेट करना है, उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है, उसके लिए राहें हमवार करनी हैं कि अगर कोई लड़की, कोई बच्ची जो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहती है, कोई अपने ख्वाब लेकर आ रही है, जॉब करना चाह रही है, तो उसको आप जिस तरह से अपनी बच्चियों को आप फैसिलिटेट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आगे फलें फूलें, अपने पैरों पर खड़ी हों। अक्सर आपकी जो बेटियाँ होती हैं, अगर उनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो उनको ट्रे में चाय सजा के मिल रही होती है, उनसे कोई किचन का काम, यहाँ तक कि उनकी हर चीज़ का एक्स्ट्रा ख्याल रखा जा रहा होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स दे रही होती है या वो पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन अगर बहू नौकरी कर रही होती है तो उसकी फ़राइज़ यानी कि खाना पकाना, जो कि उसकी ड्यूटीज़ घर में बांधी होती हैं, वो उसको पका के जाना है। मैंने कितनी लड़कियों को, जो मेरे साथ भी कलीग्स हैं, जॉब करती हैं, या मेरी अपनी बहन, वो सुबह खाना पकाती है और उसके बाद ऑफिस जाती है, और मुझे कभी कभार इतना तरस आता है कि तुम 5 बजे उठ के खाना पकाती हो क्योंकि तुम्हें अर्ली जाना होता है नौकरी पर। ये तो छोड़ो निदा, जो प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियां, क्यों कहा जाता है कि माँ आके उसका ख्याल करेगी, या तुम प्रेगनेंसी में अपनी माँ के घर जाओ, क्योंकि सबको पता होता है कि जो माँ अपनी बच्ची का ख्याल रख सकती है वो कोई और नहीं रख सकता। अच्छा, मैं तो ये उसूल में तोड़ूंगी कि अपने घर में अपनी जो बहू है, अगर बेटी प्रेग्नेंट होती है, बहू होती है, आपको एक तरह से ये समझना है कि आपने जब घर में लड़की को लेकर आ रहे हो तो कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट करके अपनी बच्ची की तरह प्यार दें, उसको उसके लिए चीज़ों का आसान करें। बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी इन बातों में एक बात ऐड करना चाहती हूँ। समटाइम्स हम बात करते हैं तो थोड़ा वन साइडेड हो जाते हैं। अच्छा, बात ये होती है कि देखिए, एक तो हमने खाने को ना हवा बनाया हुआ है। ऑनेस्टली एक तो मुझे उस चीज़ से निकलना है कि प्लीज़ खाने को और किचन को हवा ना बनाएं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर लेता है, जो भी करना चाहे वो कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, हाँ मैं भी थक जाती थी, बट मैं शूट से जाके 9 बजे 10 बजे फ्री होकर जाके खाना बनाती थी, क्योंकि कैसर को घर का खाना उसको पसंद है या जो भी है, वो तो अब शुक्र अल्लाह का कि गैस ही चली जाती है 9 बजे तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, ये ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन बात ये कि लड़कियाँ भी जब आती हैं ना आपके घर में, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी एक नेक्स्ट बात ये है कि उन्हें भी ये समझ के आना चाहिए कि मैं जिस घर में जा रही हूँ, ये अगर मेरे हस्बैंड की माँ है तो ये मेरी माँ की तरह है। जैसे ये नॉर्मल मेरी माँ मुझे डांटती थी और मैं भूल जाती थी उसे, तो अगर ये भी मुझे डांट नहीं रही लेकिन कुछ समझा रही है, हर किसी का तरीका मुख्तलिफ होता है, तो अगर ये मुझे समझा रही हैं तो ये मेरे अच्छे के लिए समझा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्ची आती है तो हम उसको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही समझाते हैं या बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये कि ये तवाज़ुन कायम रहना चाहिए कि उसे भी चाहिए कि वो उस घर में आए तो सोचे कि ये तो इधर से इतने सालों से ऐसे ही रह रहे हैं, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आई जस्ट ट्राई टू बी देयर, यू नो, कि मैं उनकी बेटी बनूं। फजीला क्या होता है कि हम अपनी बेटियों की नाज उठाते हैं, ऑनेस्टली हम अपनी बहुओं की नाज नहीं उठाते। नहीं उठाते हमने भी उठाए, सब उठाते हैं।
ये नहीं होता कि कोई नहीं उठाता। तो वो आजकल चीज़- चीजें वो बहुत चीज़ चेंज नहीं हो होनी गई हैं। चाहिए, आप बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हो। नहीं, बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी ये होता है। नहीं, मैंने इतनी देखो, सारी लेकिन हमने families कुछ देखी हैं, चीज़ों को हवा बना मैंने दिया इतनी है। लड़कियों की कहानियां सुनी, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि टू वे होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब आप उसको प्यार से लेकर आते हैं, क्योंकि नई जब लड़की कोई भी आती है ना, तो आपको बढ़ चढ़ के उसके साथ थोड़ा और बेहतर रवैया रखना पड़ता है, ताकि वो एक अपना घर छोड़कर सब चीज़ों को वो छोड़कर इनिशियली आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है गजल, लेकिन मैं दोनों आपको को बता करना रही हूँ चाहिए। जो मैं ये मैंने नहीं कह रही देखा कि है ना, बिल्कुल उसको हाँ, नहीं, सोने मैंने दे जो और देखा सास जो है वो है, सारे काम करिए, हाँ, ऐसा नहीं। शादी जो है ना, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एक रिश्ते में जाते हैं ना, तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। शादी फैंटेसी नहीं है, सुबह फूल मिलेगा, शाम को गजरा मिलेगा, रात को बाहर डिनर मिलेगा। उस पर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ये सोच के इतनी जाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें जो वो लड़की उठा सके। वो वो बेचारी- आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, विद द टाइम कंडीशन ही खराब हो जाए। इस बात में मैं इंटरवीन करूंगी, वो ये कि देखें, जब लड़की आती है शादी होके तो उसकी उम्र कम होती है, वो नाइव होती है, और जो सास होती है वो पूरी उम्र गुजार के एक बुर्दबार और समझदार खातून बनी होती है। तो अगर वो फ्लैशबैक में जाएगी, वो अपने आप को देखेगी, तो कंपैरिजन ही नहीं है ना सास और बहू का। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो जो समझदारी है वो उनको उनकी पूरे तजुर्बे की बिना पर मिली है। तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन में वो लड़की भी वही समझ जाए, उसको टाइम लगेगा। वही पे कह रही हूँ, विद द टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। मगर ये कि अगर आपके ज़हन में ये time चीजें देना हों, चाहिए। देना हाँ, चाहिए, हाँ। exactly। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना, तो बच्चियाँ उस चीज़ को समझती हैं, ओ नहीं बस ये ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता, मतलब दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, थोड़ा बैलेंस बात, ताकि बिल्कुल, जो बिल्कुल सुनने सही है, वाले हों वो थोड़ा बैलेंस बात सुने। क्योंकि वैसे वाकई में आजकल ऐसा हो गया है, आपस की बात है कि लड़कियों के ऊपर ऐसा इतना ज़्यादा जुल्म नहीं हो रहा है। लड़कियों के पास अब सेल्फ वर्थ आ गई लड़कियां है। जुल्म कर रही हैं, लड़कियां उल्टा कुछ तो लड़कियां भी जुल्म कर रही हैं। जुल्म हो रहा है। बेचारा दफ्तर जाता है, दफ्तर से आता है तो पहले एक लिस्ट तैयार होती है, मुझे ये चाहिए। उसके बाद एक और होता है, आज तो मैं थक गई हूँ, मैंने खाना, तुमने क्या किया दिन में, तुम थक गई हो, मैंने नेटफ्लिक्स देखा, मैंने ये मैंने किया, Instagram की मैंने रील्स देखी इंस्टाग्राम पूरे की दिन। रील। मतलब ये ना, ये भी जुल्म है कि ये भी अगर जुल्म आपका है। मियाँ बैठा है खाने के लिए, आप सिर्फ गर्म करने के लिए भी आप जो ना रीलों पे मैं ये लगे कह हुए रही हैं। हूँ और कि ये जो कि वाकई में ये बात है गजल जो है ना, थोड़ी सी भी पुरानी नहीं है नहीं, कि- मैं पुरानी की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ शहरों, देखिए ये प्रोग्राम हर जगह जाता है, सिर्फ शहरों में नहीं जाता है। सही ये कह प्रोग्राम रही हैं। रिमोट एरियाज में भी जाता है। मैं इनको ये second प्रोग्राम करती हूँ। छोटे छोटे घरों में भी जाता है, हाँ, जहाँ पे उधर लड़की- भी होगा, हम उधर भी ना होगा, हम अपनी जिंदगी ना देखें। हाँ, नहीं, नहीं, मैं अपनी हमारे- जिंदगी की बात नहीं, हम नहीं अपनी कर रही। जिंदगी नहीं देख रहे, हम मासेस को देख रहे मैं हैं। मासेस हमारे की बात कर रही हूँ। ज्यादातर लोग जो है ना, जो तबका है, उसमें ये है कि बहू आ गई ना, तो बस अगर 8 देवर हैं घर में, 7 देवर हैं, तो वो रोटियां पका रही है इतनी क्यों भाई? वो बेचारी कैसे करेगी इतना वो तो एक सारा? सोच थी, वो एक माइंडसेट था। जैसे मेरे भाई की जब शादी हुई थी आज से 20 साल पहले, मैंने अपनी अम्मी को तब बोला था, तो मेरी अम्मी कहती थी, देखो ये उठी नहीं है सुबह नाश्ता। मैंने कहा अम्मा, ये वो कहानी घर घर की नहीं चल रही है, तुलसी वाला ड्रामा नहीं चल रहा कि सुबह ट्रे लगेगी और आपके पास आ जाएगी। आप नॉर्मल रहें, जैसे आपका तरीका था आप अपना चलें। हाँ, अलबत्ता ये कि विद द टाइम सीख जाते हैं सब। तो ये माइंडसेट की बात है, हमें माइंडसेट चेंज करना है सिर्फ लोगों का, और कुछ भी नहीं क्योंकि है। जो निदा ने बात कही ना, जो सास होती है उसने जिंदगी गुजारी है, उसने अपने घर के सारे उसूल सेट किए हुए हैं, तो मेरे घर में मेरे हिसाब से ही चलना होगा। इस चीज को मैं तोड़ना नहीं, मगर देखो, सास अगर आप घर में ले चुड़ैल आते नहीं हो, बना देना तो चाहिए। उसको मेंबर बनाओ अपने घर का। सास को चुड़ैल नहीं बनाना चाहिए। हमने सोशल मीडिया पे या इसमें सास को चुड़ैल बना दिया है, या हमने एक गाली बना दी है रिश्तों को। नहीं, ना बहू चुड़ैल है ना सास है। नहीं, मैं कह रही हूँ बल्कि हमने इतने प्यार रिश्तों से को लेकर बैलेंस आती करना है है। सास अपनी बहू को, मैं ये कहती और वो हूँ, बाद में खुद चुड़ैल बन जाती है उसके गजल लिए, पता है नहीं क्या क्यों। होता है? मैं ये कहती हूँ, कभी अगर कोई भी सास हाँ। बैठकर मेरे शो पे या कहीं भी बहुओं के बारे में कुछ कह दे कि लड़की के साथ ऐसे होना चाहिए, तो ना सारी खवातीन उसके खिलाफ एक महाज बना के खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल करती हैं बहुएं। सासों के खिलाफ बात होती है, वो बेचारी कभी भी आवाज़ ही नहीं उठाती, क्योंकि वो सोशल मीडिया इतना हैंडल ही नहीं करती कि वो भी कहें कि यार हमारे साथ चुड़ैल या जुल्म जालिम का लफ्ज क्यों फिक्स कर दिया गया है? हर घर की एक कहानी नहीं होती। और जरूरी तो नहीं है ये बात है ना, बेसिकली पावर की बात होती है। औरत समझती है जब उसके घर में कोई लड़की आती है तो उसके हाथ से पावर, बेटे वाला पावर जा रहा है, मतलब बेटे को वो कंट्रोल कर रही है, बेटा मेरा मुझसे छिन जाएगा बेटा। ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, ये बहुत खराब होती है। ये सिर्फ उन औरतों में होती है जो घरों में भी आ बैठती सकती हैं। है, ये उन औरतों में होती है जो उनके अपने कोई ट्रॉमास होते होंगे पीछे के, या उन औरतों में होती है जो शायद इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, लेकिन हर किसी में ये नहीं होता। अगेन हमें ना ये माइंडसेट है, हमें इसको चेंज करना है। हमें
वही अगेन इमोशनल डिटैचमेंट शुरू करनी है रिश्तों से, चीज़ों से, कि एक सर्टेन टाइम तक मेरे पास होगा, उसके बाद इसकी एक नई जिंदगी होगी, तो हमें ये करना है। लेकिन अगेन हमें इन रिश्तों को ना खूबसूरत बनाना है। हमने बहुत सारे रिश्तों को बना दिया कि ये है तो ये बुरी ही होगी, लेबल लगा दिया, एक्चुअली लेबल लगा, इमेज बना दिया दैट इज सास है तो ऐसी है, नंद तो वैसी है, बहू है तो वैसी है। अब तो ऐसा नहीं है, हर घर की कहानी है। एक शो में बहुत पुराने पहले शो में मैं आई थी, तो आप ही के शो में बात हुई थी कि मैंने कहा था कि मेरी नंद जो है, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी छोटी नंद शादी से पहले मेरी फ्रेंड थी। तो जब भी मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे शादी के फ़ौरन दूसरे तीसरे दिन कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हमें मज़ा ही नहीं आता था जब तक मेरी नंद जो रुखसाना मेरे साथ ना हो। तो मैं कहती थी सलाम रुखसाना को बुला लेती हूँ, मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो कहता था बस मेरे साथ मज़ा नहीं आएगा, बस रुखसाना को हर जगह तुम्हें बुलाना है। तो ये आपका अपने रिश्ते होते हैं, वरना नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि नंद भाई हर जगह पीछे लग गई और मेरा हनीमून खराब किया, ये किया। मैं तो खुद चाहती थी जहाँ जाऊँ कि मुझे मजा आता था कि वो ऐसी एक म्यूचुअल हमारी फैमिली का मेंबर जो मेरे हस्बैंड की भी प्यारी, मेरी भी। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि ये भी कुछ बोले ना उसके ऊपर, ससुराल के ऊपर। ओ अच्छा, रूल जो मैंने अभी तक तो खैर ससुराल नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है जो रूल मैं तोड़ूंगी या मेरी फैमिली तोड़ेगी। अम्मी से मैं अभी कुछ दिनों पहले बोल रही थी कि अम्मी सर अपना गोल्ड तो दिखाएं, आपके पास जो गोल्ड है उसमें क्या है, शायद मैं कुछ पहन लूँ। तो ना उन्होंने निकाला अपना गोल्ड और मुझे दिखा रही थी ना, छुपा के नहीं रखा हुआ, तो निकाल के मैंने कहा अच्छा अम्मी इसमें से आप मेरे ससुराल वालों को क्या देंगी, ऐसी मजाक में बोल दिया। अम्मी माशाल्लाह उन्होंने मेरी ये सेल्फ वर्थ बनाई है जो मैं यहाँ पे पहुँची। उन्होंने कहा क्या मतलब है, पूरी बेटी दे रही हूँ तो आप सोना भी दूंगी। बिल्कुल। मैंने कहा वाह, अच्छा ये बात बहुत सारी माएँ, यानी क्या है कि सेल्फ वर्थ ही नहीं बनाई हुई अपनी बेटी की ना, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपने, मेरी अम्मी ने मुझे वाकई में, मेरी अम्मी ने या अब्बा तो अब हयात नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मुझे बड़ी सेल्फ वर्थ दी है कि तुम कुछ हो। तो जब लड़की के अंदर ही कुछ होता है ना कि आपको चाहिए, मगरूर होने की बात नहीं कर रही मैं, बस ये कह रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो जब आपके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और आपको ये नहीं लगता कि अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के से कमतर हैं, ये वाली चीज़ नहीं कराई ना। क्योंकि बहुत सारी बच्चियां जो हैं इस चीज़ में फंसती हैं बेचारी, और फिर वो बर्दाश्त करती हैं। फिर वो बर्दाश्त करती हैं। उनको होता है कि उन्हीं की गलती है। जो भी कुछ उनके साथ जिंदगी में बुरा हो रहा है तो कसूर बुरा करने वालों का नहीं है, कसूर उनका है कि वो क्योंकि वो बेचारी इस काबिल है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि अपनी जो बेटी है उसकी तालीम पे नहीं खर्चा किया, लेकिन जहेज बनाने में खर्चा किया हुआ है, ये पहनावे में और गोल्ड में खर्चा किया हुआ है। मेरे घर वालों ने सीधा, तभी तो कह रही कि मैं बेटी दे रही हूँ, तो बेटी पे ही उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, बेटी को पढ़ाना जरूरी है, वो किया। अब वो कह रही है आई एम सॉरी और कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हुआ है कि ये रूल हम, मेरे घर वालों ने तोड़ा है और इंशाल्लाह मैं भी तोड़ूंगी कि मेरी अपनी सेल्फ वर्थ है। इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि वो मैं पता नहीं क्या 50 रोटियां बना रही हूँ या मेरे ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाए। और इसका मैं आपको बताऊँ, सोशल स्टेटस से मैं बात नहीं करी, इनकम क्लास की बात नहीं करी, ये आपने अपनी बेटी की सेल्फ वर्थ बनाई हुई है, उसकी वजह से बड़ा मुश्किल है उसको बहुत ज़्यादा दबाना हो कि हम अपनी बच्चों की इस तरह से नहीं, स्पेशली आप बेटी को जो है ना, आप बेटी को आप ये फील कराएं ना कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है। सबसे ज़्यादा मसला यही है कि हम बेटी को थोड़ा दबा के, या मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि बेटी की पढ़ाई पर खर्चा नहीं हो रहा लेकिन बेटे की पढ़ाई पर खर्चा हो रहा है। तो खैर हमारे यहाँ तो भाई नहीं था, लेकिन ये जो मेरे घर वालों ने रूल तोड़ा है ना कि बेटी के ऊपर भी उसी तरह से उनको एक जिम्मेदारी समझी जाती है ना, बेटी जिम्मेदारी जल्दी से बस फारिग हो जाए। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे घराने जो लाइक इतने वेल ऑफ नहीं होते, मगर अगर वो अपनी बेटी का ख्याल करते हैं और उसको दिखाते हैं कि तुम वर्थ इट हो, तो आप देखें वहाँ से क्या क्या बेटियाँ निकलती हैं, क्या क्या करती अच्छा, और फिर वो जो लड़की है ना, वो नेचुरली लड़का भी ऐसे ही अट्रैक्ट करेगी। और अगर मेरी फैमिली में ये है ही नहीं कि हम देते ही नहीं है जहेज, हम पहनावा देंगे ही नहीं, तो अगर कोई अरेंज मैरिज वाला भी कोई आएगा ना, जब वो देखेगा कि यार यहाँ तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, वो भाग जाएगा, तो खुद ब खुद वो रिश्ता मेरे पास आएगा ही नहीं। बिल्कुल राइट, तो मैं इस सिचुएशन में फंसने ही नहीं वाली। तो ये रूल आपने तोड़ना है कि आपने अपनी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है, हमारी फैमिली में कोई इतना सा भी कोई जहेज नहीं, कोई रस्म ही नहीं है। तो हमारी फैमिली में भी हमें मेरे सारे बहनों को पता है ना, हम जहेज देते हैं ना लेते हैं। बिल्कुल, हमने ये रूल तोड़ दिया। हम 3 बहनें, रूल हमने तोड़ा है सबने। हम 3 बहनें, हमारी खालाएं, जहेज नहीं दिया और ना पता रखना चाहिए कि लिया क्या मिला लड़की और को। पहले बताना, एक्चुअली पता है क्या, पहले क्लियर करना चाहिए। जैसे मैंने जब मेरे बेटे की शादी तो मैंने यही रूल तोड़ा ना, मैंने क्लियर किया, मैंने कहा भाई ना पहनावनी आएगी
ना जाएगी, ना देना है ना लेना है, कुछ भी नहीं है, घर में सब कुछ है, बस बच्ची जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। जाहिर आपका विजन होता है तालीम से, लड़के के साथ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कम से कम एक ही तरह से हो। और पता है लड़कियां, मैं कहती हूँ बच्चियां चाहे काम करना हो या नहीं करना हो, लेकिन उनके पास एक हुनर होना चाहिए कि अपने लिए कभी भी कुछ अर्निंग करना चाहें तो करें। वही बात है ना, बच्चियों पे इन्वेस्ट करें, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। खुदा ना खास्ता कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो वो आपके ऊपर फिर बेचारी ये ना समझे कि मुझे अपने माँ बाप पर जिम्मेदारी नहीं, और उनको ये बताएं कि देखो बेटे, ये अभी तो माँ बाप दे रहे हैं तो आप मतलब वो क्या मग्स लेके घूम रहे हैं और एक स्टाइल दिखा रहे हैं आजकल जो कि एटीट्यूड बन गया है। तो हाँ, मतलब मेरी मेड है ना, उसकी बेटी ने भी कहा मुझे वो वाला मग चाहिए बड़ा वाला। हाँ, उसने अपनी माँ को कहा मुझे वो लेके दो, उसने लेके भी दिया। तो बात ये है कि देख देख के ना सब वही कर रहे हैं, तो आप उन्हें वो ना बताएं, आप उन्हें बताएं कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगेन उनकी सेल्फ वर्थ उनको बताएं कि आप ये करोगे तो आपकी कोई अच्छा। दूसरी बात अगेन, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जैसे अपने ऊपर काम किया, मैंने रियलाइज़ किया मैं ट्रेडिशनल हूँ। तो अगर मैं ट्रेडिशनल हूँ और मैं ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स चाहती हूँ, तो उसमें फिर ये वाली बात आती है कि औरत को जो है घर बसाना आना चाहिए, घरदारी आनी चाहिए, खाना पकाना पूरा का पूरा आना चाहिए। अभी यानी हमारी थोड़ी एलीट क्लास में और इवन अपर मिडिल क्लास में ये हो गया है कि बहुत सारी लड़कियों को खाना पकाना नहीं आता, बहुत सारी लड़कियां आता भी है तो कह देती हैं कि नहीं आता ताकि पकाना ना पड़े। हाँ। तो अच्छा, ये जो है मैं इस बात के खिलाफ हूँ। आई थिंक मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती लड़की को 50 रोटियां बनानी आनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल सर्वाइवल है ना यार। लेकिन मेरे घर में ना लड़का काम करता है ना, उसको मैं कपड़े देती हूँ ना, कपड़े तो इस्त्री करने नहीं आते, मैं जला देता है। अब पता नहीं जलाता है, देखा होगा तो बड़ा नाराज होगा, तो फिर मैं खुद करती हूँ। तो वही जो बात कर रही है कि ये वाला मैं यस आई एम अ करियर वुमन, यस मैं बिजनेस चलाती हूँ, यस मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी कभी भी, या मुझे कोई मसला है खाना पकाने से। मुझे सारा खाना बनाना आता है, सारी डिशेस बनानी आती हैं। और घर का काम, जैसे अगर आपको घर का काम नहीं आता तो ये ना मासियों को और ड्राइवर्स को हैंडल करने का भी ये काम जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि उनको किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देने, उनको बहुत कम पैसे भी नहीं देने, और उनकी ज़रूरत में काम आना है। पैसे आप एक मिडिल रखें, लेकिन जब उनका मुश्किल टाइम आए ना, जब कोई बीमारी वगैरह, उस टाइम पे आप उन्हें पैसे देना। तो ये वाली जो सारी मैनेजमेंट होती है ना, ये भी आपको, अगर आप एक सर्टन क्लास से हैं जहाँ पे मासी है या ड्राइवर है, तो ये वाला काम आप सीख लें। अगर आप उस क्लास से नहीं है, आपको घर पे थोड़ा काम वो आप सीख लें। लेकिन ये कोई, इसमें मैं यंग गर्ल से कहूँगी जो भी मुझे फॉलो करी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई दकियानूसी चीज़ नहीं है कि अगर आपको खाना पकाना जो है ये वो कोई बुरी चीज़ हो गई या घर का काम करना बुरी चीज़ हो गई, ये भी करना। मैं तो खाना पकाने को एज अ बेसिक सर्वाइवल स्किल कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लड़कों को भी सिखाया, लड़कों को भी सिखाना सर्वाइवल है। आप किसी के मोहताज नहीं होते। कल कला को ये थोड़ी कि आपने मतलब रोटी बनानी है 50 या क्या करना है, नहीं, मतलब बेसिक सर्वाइवल स्किल है कि आप जाएं किचन में तो आपको पता हो मुझे क्या बनाना है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कहना मुझे जैसे अंडा उबालना आता है, भाई तो अम्मा ने कभी काम नहीं करा, मेरी अम्मा ने भी काम नहीं करा। नहीं, लेकिन पता है हमारी जो साउथ एशियन मदर्स है ना, वो अपनी बेटियों को इतना एम्पावर्ड करती हैं, चीजें सिखा के, वो उसको कहीं भी छोड़ दे, बाहर मुल्क में भेजे पढ़ने के लिए, वो सर्वाइव कर जाती हैं। लड़कों को जो है ना सिखाना चाहिए, ताकि वो भी जब बाहर उनको भेजते हैं तो वो बेचारे बिल्कुल पागल ना हो जाएं कि क्या खाएं, क्या पकाएं, क्या ना करें। नहीं, सर्वाइवल आना चाहिए, सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहे हैं हम आपको, वो है बच्चों की परवरिश। हाँ, बच्चों की परवरिश। अच्छा, कि क्या इसमें भी उसूल, कौन सा उसूल तोड़ेंगे और कौन सा उसूल बनाएंगे? हमने तो उसूल तोड़ भी लिए और बना भी लिए, हमारे बच्चे हो गए बड़े। लेकिन अब जब बड़े बच्चे, देखिए छोटे बच्चे छोटे मसले, बड़े बच्चे बड़े मसले, और ये सही बात है। ये आपको विद द एक्सपीरियंस विद द टाइम पता चलता है। बड़े मसले ऐसे होते हैं, मतलब वैसे नहीं होते अल्लाह ने करे, लेकिन बात ये होती है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है या आपकी गोद में आता है, तब आपका उसके साथ वो बॉन्ड नहीं होता। बट विद द टाइम, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, आप उनके साथ जितना टाइम गुजारते जाते हैं, आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता जाता है, और फिर एक दिन वो आपके दोस्त हो जाते हैं, कभी आपके अम्मा अब्बा बन जाते हैं वो समटाइम्स। एग्जैक्टली। तो उस पर ये करना चाहिए आपको, जो मैं करती हूँ अगेन, कि एक तो आप थोड़ी सी डिटैचमेंट रखें बच्चों से इस तरह से कि आप उन्हें उनके फैसले करने दें, जो कि अब हमने ये शुरू किया है कि हम उन्हें थोड़ा डिटैच किया है इस तरह से कि हम उन्हें उनके फैसले करने देते हैं। और पहले जैसे ये होता था कि थोड़ा हम ये सोचते थे कि नहीं नहीं हमें ये इनको ही बोलना है, और अगर ये नहीं किया तो हम हो जाते थे कि क्यों नहीं किया। तो अब हम ऐसे नहीं सोचते। अब हमें लगता है कि नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ा अपने लिए खुद सोचने का मौका देना चाहिए, चाहे सेहत के हवाले से, चाहे कैसे भी। जैसे अब मेरा अगर बड़ा बेटा है तो मैं उसको समझाती हूँ, खाना लेट खाता है, मैं उसको कहती हूँ नहीं तुमने जल्दी खाना है खाना, अम्मा खा लूँगा, हालांकि मुझे पता है वो करता है कहानियाँ फिर बीच में,
लेकिन फिर मुझे ये होता है कि भाई मुझे उसकी हेल्थ की फ़िक्र है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्थ की फ़िक्र है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ। तो ये ना कुछ चीज़ें सर्टन इस तरह, जैसे अब जो दूसरा अगर बेटा है तो उसकी एक अलग चीज़ें हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक है, वो बहुत एक्सरसाइज और ये और वो, तो मैं उसके प्रोटीन के डब्बे उठा के फेंक रही होती हूँ कि नहीं तुमने ये नहीं पीना, तुम मतलब नॉर्मल प्रोटीन जो है वो खा लो, तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तुम ये केमिकल वाली चीज़ें लो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन बोल के छोड़ दिया कि भाई अब अपना फैसला खुद करो, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें अक्ल नहीं है कि इसके क्या नुकसान आते हैं और क्या फ़ायदे। तो बच्चों के साथ आपको खड़ा होना होता है, लेकिन उनकी परवरिश का एक अहम ये भी है कि आप उन्हें मैच्योर होने दें, उन्हें डिसाइसिव होने दें, उन्हें फ़ैसला करने की कुव्वत हो उनमें अपने लिए। जैसे आपकी बात से, जो फलदार दरख्त होता है घनादार, तो उसके नीचे जो पौधे होते हैं उनको वो धूप नहीं मिलती अगर, तो ये तो वही वाली बात हुई कि अगर आपने बच्चों को हमेशा यूं ही अपने साए के नीचे रखा, तो वो कैसे ग्रो करेंगे। Exactly. उनकी ग्रोथ के लिए उनके पौधे को थोड़ा सा दूर लगाना पड़ेगा। और एक और उसूल मैंने तोड़ा था, जो थोड़ा पहले की बात है, जब हम ज़ाहिर बैंक में या कहीं भी जाते हैं तो एज ए सेलिब्रिटी हमें एक बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है और हमें खड़ा नहीं होना पड़ता था लाइनों में। तो मेरे बच्चे जब मेरे साथ जाते थे तो वो ज़ाहिर है वो तो फिर बैठते थे कुर्सी पे, वो सारे काम हो जाते थे। फिर मैंने कहा यार ये सही नहीं है। फिर हमने उन्हें बिल दे के भेजना शुरू किया, जाओ बिल भरवा के आओ, चेक जमा करा के आओ। तो फिर वो आता था बड़ा झुंझलाते हुए दोनों के, अम्मा क्या है आधे घंटे से लाइन में खड़ा हुआ हूँ और वो ये। मैंने कहा बेटा वो ये तुम हो, ये माँ बाप के साथ तुम्हें ये मिलती है फैसिलिटी। तो मैंने कहा जस्ट गो एंड अर्न इट, कि आप भी कल को उस कुर्सी पे बैठें, कि आपने भी ऐसा कुछ किया हो कि आपको वो प्रोटोकॉल मिले। तो ये एक उसूल होता है कि हमें बच्चों से मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन हमें उनसे आम काम कराने चाहिए। और हमने अपने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि अगर घर में कोई काम कर रहे हैं तो उससे बोलें कि पानी पिलाओ, नहीं, उठो, कूलर रखा है, ग्लास रखा है, खुद उठो, खुद पानी पियो। तो थोड़ा रफ टफ। दूसरा ये होता है कि ये तो थोड़े से बड़े बच्चों की, थोड़ा सा छोटे बच्चों की भी बात करना चाहूंगी कि क्योंकि मैंने मॉन्टेसरी में भी काम किया है, वहाँ जाके मेरी अकल ठिकाने पे आई कि हम ये बच्चों को ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है। यहाँ तक रोकते हैं शो को। और बच्चों की परवरिश के हवाले से उसूल गज़ल के और तुम्हारे कोमल, हम ब्रेक के बाद करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ज़िंदगी के उसूल तोड़ने पर और कुछ ज़िंदगी के उसूल बनाने पर। वैसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सब ख़वातीन को, सारी लड़कियों को मैं कहती हूँ इतना वो दे, अकल समझ नहीं, अकल समझ नहीं, शऊर नहीं, ये भी नहीं, अल्लाह देखो दिमाग कुछ और दे, क्या दे, वो दे, वो दे, अच्छा अच्छा नसीब दे कि वो अपने उसूल खुद बना सके, हाँ, ये और खुद तोड़ सके। बिल्कुल। नसीब के अलावा सेल्फ वर्थ, वो तो है ही, लेकिन नसीब की भी बात होती है। जब बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिनको पता है कि उनकी सेल्फ वर्थ है, कभी कभार उनको ऐसे स्पाउसेस मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मैं इसका घमंड तोड़ूंगा। नहीं, वैसे ये सही कह रही है निदा, क्योंकि देखो अभी आपको शायद उन लोगों से इतना वो नहीं हुआ होगा वास्ता, लेकिन वाकई कभी कभी कुछ लोगों को हमने देखा है जिनका हर चीज़ बहुत अच्छी होती है समहाउ, मगर फिर वहाँ पे आ जाता है कि यार पता नहीं नसीब में ये था। हालांकि कहते हैं कि नसीब इंसान अपना खुद बनाता है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन नहीं, आप पता है समटाइम्स इस तरह की आप क्या कहते हैं उनमें फंस जाते हैं, सिचुएशन में, या गिरहें होती है ना, या स्ट्रिंग्स, ऐसी स्ट्रिंग्स में आप फंस जाते हैं समटाइम कि आप वो फैसले भी नहीं ले पाते जो आप ले सकते हैं या लेना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम पिछला सेगमेंट में हम बात कर रहे थे बच्चों की परवरिश पर। देखिए मैं नींद में हूँ लेकिन मुझे सब याद है। नहीं, आप नींद में बेहोश थोड़ी अभी तो ब्रेक में तो मैं बेहोश ही हो रही हूँ, लेकिन अच्छा, मैं बात हो रही थी बच्चों की तरबियत पे। हाँ। बड़े बच्चों की तो बात कर ली, तो मैं छोटे बच्चों को भी थोड़ी ऐड करना चाहूँगी। और मैं जो बता रही थी कि मैं मॉन्टेसरी में क्योंकि काम किया, तो उसके एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई और समझ दी कि छोटे बच्चों को हम समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उसकी वजह से हम उनको स्पॉइल कर देते हैं। ख़ास तौर से अपने लड़कों को, जो बॉयज़ होते हैं घर में, उनको बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया जाता है। बच्चों को छोटी सी एज से छोटे छोटे कामों पे अपने ज़रूर लगाना चाहिए। ये नहीं कि माँ जो है वो उसका कमरा भी साफ़ करी है, माँ जो वो बच्चा आया और अपने स्पोर्ट्स के कपड़े फेंके ज़मीन पे, उधर चीज़ फेंकी, अपना बैग उधर। ये बिल्कुल बचपन से बच्चों को अगर आप तरबियत देंगे, अपने जूते पहने, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, तो वो बड़े होके थोड़े से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हाँ। और बहुत सारी जो शादीशुदा जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो शुरू ही इस पे होती हैं कि हस्बैंड टॉवल जब ज़मीन पे फेंकता है नहाने के बाद,
और वो बीवी को ये एहसास होता है कि भाई मैं ही क्यों उसके बार बार कपड़े उठाऊं, मैं इसकी नौकरानी थोड़ी हूँ, ये इतनी तो अकल समझ आए कि उठा के अपने कपड़े अपने लॉन्ड्री बैग में डाल दे, बास्केट में डाल दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना, ये पेरेंटिंग के एक बहुत बड़ा उसूल है कि बच्चों को। आपने कभी वो रील्स देखी हैं जो जापानीज या चाइनीज बच्चे होते हैं जो अपने काम खुद कर रहे होते, इतने छोटे, खद भी नहीं पहुंच रहा होता चूल्हे पे और एयर फ्रायर पे छोटी सी सीढ़ी, अल्लाह मैं पता देखती है रह लोग जाती। अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम समझते हैं कि छोटे 2.5-3 साल के बच्चे जो हैं वो अपनी जूते नहीं पहन सकते, अपने जैकेट नहीं पहन सकते, अपने काम नहीं कर तो सकते। सीखने की स्किल सबसे ज्यादा होती है। उनको बहुत ज्यादा बंदा खुद वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा है, खुद खाना पका रहा है। और इसलिए निदा कि जो my मदर्स God, करती हैं ना, ये शिकायत करती हैं कि सारा दिन हम काम कर करके और पागल हो जाते हैं, थक जाते हैं। उनका आधा काम वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर आपने सबको काम अपने अपने करने दिए और उनको ट्रेन किया बच्चों को। और सिर्फ लड़कियों को नहीं, बहुत सारी मदर्स हैं जो बड़ा। अच्छा वैसे कैसे ट्रेन करें, कैसे वही तो कह रही हूँ, छोटे छोटे काम करने देना बच्चों को। बच्चों को कहें कि भाई तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने क्लोजेट को साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने वॉशरूम का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो ओन करेगा जब अपनी चीज़ को, तो वो क्लीन रखेगा। और सिर्फ मदर्स ही कहती हैं ना कि भाई हमारी बेटियां जो हैं, मेरी तो खैर बेटी नहीं है, लेकिन बेटियां बहुत हेल्प करती हैं हमें, किचन में हमारे काम करा रही होती हैं। यार दावत हो तो मेरी बेटी ने सारा संभाल लिया, तो ये कहें कि आपके बेटे ने भी आपकी हेल्प कराई कभी, कि बेटों ने सारी चीज़ें हैंडल कर ली। तो ये उसूल तोड़ के और उसको नया उसूल ऐसे बनाना चाहिए कि अपने ऊपर बोझ आप हटाएं और बच्चों को ट्रेन करें। आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैंने जो एक काम किया है, अभी बच्चे ऑब्वियसली हुए नहीं, लेकिन मैं अगर उनको एक गिफ्ट दूंगी जुमले से पहले कहती है अभी शादी तो नहीं हुई। ससुराल, शादी, शौहर, बच्चे, सारी बातें मैं बैठ के कर रही हूँ। बट मैंने पीएचडी की हुई है ना, हाँ, PhD किया। मैसेज जा रहा है ना। तो मैं बात करूँगी इमोशनल रेगुलेशन की, जो मैंने अपने ऊपर जिस तरह से काम किया, जो आप कहते हैं कि अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है या थेरेपी की है। तो इमोशनल रेगुलेशन जब माँ की होती है, जैसे कि जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सके, और जब वो गुस्सा उसे महसूस हो रहा है तो उस पर वो चीख नहीं रही है, या अगर वो उदास है तो एकदम से उसके इमोशंस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते। उसको पता है कि कहाँ पे क्या बात करनी है, किस बात पे रुकना है। ये वाली चीज़ मैं रूल इस तरह से तोड़ूंगी कि एज अ वुमन मैंने अपने इमोशंस के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, और अपने इमोशंस को मुझे रेगुलेट करना आता है। और जब माँ के इमोशंस रेगुलेट हुए होते हैं, तो जब आपका बच्चा होता है और जब वो भी वेल रेगुलेटेड होता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी माँ को ही देखता है, उसके इमोशंस को ही देखता है। तो जब वो देखता है कि माँ के इमोशंस बहुत अच्छे से रेगुलेटेड हैं, तो वो अपने आप को भी कर सकता है, और उसकी ज़िंदगी में उसे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, रिलेशनशिप में भी आसानी होती है और करियर में भी आसानी होती है। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़, लेकिन ये मेरे पास प्रिविलेज है आई थिंक, जो बहुत सारी औरतों के पास शायद ना हो। मैंने अपने ड्रीम्स जो हैं वो बहुत पूरे किए हैं, और शादी और बच्चों से पहले ही पूरे किए हैं। ये मेरे पास प्रिविलेज है। तो मैं ना तो अपने शौहर पे, ना अपने बच्चों पे अपनी जो एहसास कमतरी है या जो मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, वो मैं अपने बच्चों पे नहीं डालने वाली कि मैं डॉक्टर नहीं बनी तो अब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। अब मेरी बेटी को मे बी इंजीनियर बनना है, लेकिन उसने कहा है कि मेरी माँ का ख्वाब था तो अब मुझे पूरा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने तो अपने ड्रीम नहीं जिए, अब मेरी बेटी ने भी नहीं जिए। राइट। सो मैंने करना था ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने दिल खोल के अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ किया है, ताकि जब मेरी औलाद होगी मैं बोलूँगी बेटा जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी फुल जी है ना, तुम भी जाके जियो, और मैं अपने ड्रीम्स तुम पे मुसल्लत नहीं करने वाली। अच्छा, एक चीज़ ऐड करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंटिंग जो है वो तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उस पर हम इतना सा भी नहीं बोल पाएंगे आज, लेकिन अपने बच्चों को टॉक्सिक ना बनाएं। अपने बच्चों में जो आपस की जो तलखियाँ और लड़ाई झगड़े जो फैमिली के होते हैं ना, वो बच्चों पे ना, इसी से रिलेटेड ये चीज़ें इमोशंस के हवाले से, कि बच्चों को आप उसमें गंद में ना झांकें। उससे ये होता है कि देखें, हम दो सपोज अगर देवरानी जिठानियाँ हैं, आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जब बच्चे उस चीज़ में आ जाते हैं ना, उनके दिलों में जो नफरतें आ जाती हैं कि मेरी माँ के साथ उसने ये किया था, दादी ने मेरी अम्मी को ये कहा था, या बाबा ने मुझे मेरी अम्मी के लिए ये कहा, उनको बच्चों से बिल्कुल दूर रखें इन चीज़ों को, ताकि वो बच्चे अपने दिमाग से फले फूलें और रिश्तों को महसूस करें और रिश्तों को उसकी फ्लेवर को एंजॉय करें, और वो बड़े होके उन चीज़ों के साथ ना पलें। ये इमोशनल रेगुलेशन में ये और तो इसीलिए मैंने उसको ऐड किया। लेकिन मेरा भी, मैं फिर इसमें भी यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये प्रिविलेज रहा है कि मेरे पास ये टाइम था, ये रिसोर्सेज थे कि मैं थेरेपी जा सकती थी, और मैं अपना कैथारसिस किसी और के साथ जाके प्रोफेशनल के साथ कर सकती थी कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो ऐसा हो गया। तो मैं अब बहुत रेगुलेटेड एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, जो बहुत
बहुत सारी औरतें उनके पास ये वाले रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अक्सर अपने बच्चे को अपना थेरेपिस्ट बना के बैठी हुई होती हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी दादी ने मेरे साथ क्या किया, और टो भी लगाती हैं कि जाके देखो वो क्या कर रही है। उनको भी थेरेपी चाहिए ना, तो वो थेरेपी के लिए उनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो अपने बच्चों को बता रही होती हैं, राइट। तो ये भी मुझे, अगर आई थिंक आइडियल ये है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप ऑब्वियसली थेरेपी अगर नहीं जा सकती, प्लीज़ बच्चों को ना बताएं, आप भले से अपनी कोई बहन या सहेली उसको बता दें। अच्छा, इसका एक नाम भी है, इसे कहते हैं पेरेंटिफिकेशन ऑफ अ चाइल्ड, और ये इसका बहुत बुरा असर होता है बच्चे के ऊपर कि आपने ना कहीं अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के ऊपर डाल वो गिल्ट लेके चल रहा होता है सारी तो वो जिंदगी। बच्चा जो है वो बर्डन उठा रहा है आपकी, वो सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना उसका वो बर्डन उठा रहा है। तो प्लीज़ अपने बच्चे पर ये ना डालें, किसी एडल्ट को बताने की कोशिश करें, और अगर आप एडल्ट को नहीं बता सकते तो आप उसे किसी पेपर में लिख के जलाने की कोशिश करें, बच्चे को प्रोटेक्ट करें अपने नेगेटिव। अच्छा, अक्सर मदर्स ये भी करती हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने सारी जिंदगी गुजारी है इस मुसीबत में, तुम्हारी वजह से, तो वो बेचारा हर वक्त गिल्ट में बड़ा होता है बच्चा। कि क्या हो गया। अच्छा, अगले टॉपिक पे चले। हाँ, बस मैंने कहा मैं थोड़ा सा अलग इसमें ये सोचती हूँ कि बच्चे जो है ना इतना सीरियस लेते नहीं है, मतलब इतना नहीं सोचते। अगर बेचारी माँ ने कुछ कह भी दिया तो बच्चों को याद भी नहीं होता, ऑनेस्टली। समटाइम्स हमें लगता है कि हम ज़्यादा ओवर हो जाते हैं बच्चों के उसमें। आजकल बाहर के मुल्कों में क्योंकि ये एक नया शुरू हुआ है कि जो बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं तो हर कोई थेरेपी के लिए जा रहा है, हालांकि थेरेपी है एक थप्पड़, लेकिन खैर एनीवेज थेरेपी के लिए जा रहे हैं। बचपन में हमारी कोई थेरेपी नहीं हुई थी। चले जी, हमारे माँ बाप जालिम नहीं थे। नेक्स्ट क्लिप। नहीं, लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ प्लीज। मैं नहीं कह रही, ये कह रही है। मैं होस्ट हूँ, वो गेस्ट है, मैं नहीं। हाँ, यहाँ तुम्हारे पीछे भी लग जाते नहीं, लेकिन बच्चों को भाई एक थप्पड़ माँ बाप लगा सकते हैं यार, माँ बाप का इतना तो राइट है। क्या हो गया इसमें? तो कुछ नहीं कहा। हाँ, ऐसा थोड़ी होता। थेरेपी के लिए मैं नहीं। आपने मारा है बच्चों में? देखो, जब जरूरत नो कह रही है। बचपन में जब जरूरत थी एक दो पढ़े, उसके बाद अब वो कहते हैं कि वो सही वक्त पे पढ़ गए तो उसकी वजह से अब वो ठीक हैं। वो खुद कहते हैं, अब ये बात मानते हैं। तो थेरेपी में क्या होता है कि बाहर के मुल्कों में आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको मैं सिर्फ इससे बताना चाहती हूँ कि ये है कि वहाँ बच्चों को माँ बाप के अगेंस्ट कर दिया जाता है, जबकि हर माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से अपना बेस्ट देते हैं अपने बच्चों को। तो इस रिश्ते को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को कहा जाता है कि तुम्हारी माँ ने ये कहा। देखिए, थोड़ा बाहर जो है ना, बाहर का रहन सहन और हमारे रहन सहन में फ़र्क है। हमारे लोग हैं ना वहाँ पे बेचारे, वो सफ़र करते हैं इन चीज़ों से, जो हमारे अपने लोग हैं। हाँ, क्योंकि वो जो थेरेपिस्ट है, हमेशा मैं कहती हूँ अगर हमारे बच्चों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो उनको पाकिस्तानी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो हमारा रहन सहन है वो डिफरेंट है वहाँ के मुकाबले में। तो जाहिर है जब पाकिस्तानी घराना होगा तो उनके आबाओ अजदाद तो इधर से ही है ना, तो उनकी वैल्यू तो वही दिखाते हैं ना बेचारे। हाँ, वही वहाँ, इसलिए वो लोग फंसते हैं, पाकिस्तानी लोग फंसते होंगे, क्योंकि बहुत सारे अक्सर तो ये भी होता है कि वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया। यहाँ तो नहीं कोई ऐसा करता कि पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे, लेकिन थेरेपी ज़रूरी है समटाइम्स। हाँ, समटाइम्स सबके लिए। हाँ, इसको तो आम करना चाहिए, मैं कहती हूँ सबके लिए। मैं तो अपनी थेरेपी खुद करती हूँ। आप सेल्फ थेरेपिस्ट हूँ। कभी कभार एक दो सेशंस लेके देखेंगे, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपको अच्छा मैं अपने राज किसी को नहीं बताना चाहती। थेरेपी क्या है? ये जो हम आपस में जो भी बात कर रहे हैं, हाँ, ये थेरेपी है। एग्जैक्टली। तो मतलब एग्जैक्टली हमारे पास लोग हैं ना, के बारे में, अपने एहसासात, हमारे पास लोग हैं ना जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो बस जब आप अपने लोगों से बात कर सकते हैं तो ये तो सबसे बड़ी थेरेपी है। हमें शायद इसलिए भी कभी महसूस नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हमारे पड़ोसी जो है उनको पता होता है कि हम बराबर में कौन रहता है। वर्ल्ड बड़ा लोनली। सो इसीलिए हमें देखिए, थेरेपी से मैं आपको बताती हूँ क्या फ़ायदा होता है। थेरेपिस्ट जो है ना, वो अभी आप अपने फ्रेंड से बात करें या अपनी फैमिली से बात करें, कभी कभी क्या होता है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जिस बारे में आप बात करें वो बायस्ड हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है जिससे जाके आप बात करें, वो बायस नहीं है ना, क्योंकि उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है। तो कभी कभी आपको थर्ड पर्सन की एडवाइस चाहिए होती है, और थोड़ा सा अक्लमंद भी हो, बेवकूफ़ ना हो कि आपको ऐसी एडवाइस दे कि आपको इस वजह से और मामला बिगड़ जाए। ये वाले चीज़ें जो है वर्ड ऑफ माउथ से होती है। जैसे मैं किसी के पास गई तो मुझे लगा कि वो यार वो अच्छी है, खातून है, आप भी जा सकती हैं, जो होता है ना आपस में। सो थेरेपी ज़रूरी होती है। लेकिन निदा समटाइम्स क्या होता है कि हम माँ जो होती है ना, एक लड़की के बहुत करीब होती है। मैं कहती हूँ कि एक माँ एक बच्ची का घर बिगाड़ भी सकती है, संवार भी सकती है। देखिए गज़ल, तो उसमें जो है ना, समटाइम्स हम लोग अपने ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो माँ है
नहीं, तो मैं- वो बच्ची से ज्यादा ज़हीन है। मैं ऐसा वही कह रही नहीं हूँ है, ना, देखो। कभी कभार नादान दोस्त भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जहर घोल देते हैं। हाँ, तो और वो माँ जहर मैं नादान दूसरी दोस्त बात कर रही आपकी हूँ, माँ भी हो सकती निदा, है। मैं वो बात कर रही हूँ कि फर्ज करो समटाइम्स मेरे हस्बैंड की कोई ऐसी बात है जो मैं अपनी माँ से कहती हूँ, उसके दिल में हमेशा रह जाएगी बात। समटाइम्स कोई मेरी नंद की, किसी की भी कोई ऐसी बात है तो मैं थोड़ा सोचूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस बात करने के, क्योंकि मैं तो उससे हस्बैंड वाइफ ससुराल सबसे मिल जाऊंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी माँ या अपनी बहन या किसी के दिल में उनके लिए कोई नफरत का बीज बो दूं। तो ये भी सोचना क्योंकि चाहिए, वो लोग उनके दिल से ऐसे ही है, नहीं बिल्कुल जाएंगी ऐसे वो ही। बातें फिर। अच्छा, तो हम बच्चों की परवरिश के बारे में हो गई थी, फिर अब आप नेक्स्ट क्लिप पे बच्चे पल गए, जाइए। बड़े हो गए बच्चे। आप नेक्स्ट क्लिप पे जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लिप है हमारी घर का बजट। घर का बजट, चलो तुमसे शुरू करते हैं। घर के बजट पे हाँ। क्या बोलना है, घर के बजट पे क्या? लाइक कौन सा अब सूट ये नहीं तोड़ा? कहना कि मेरे पास अपना घर नहीं है। नहीं अभी तो मैं अम्मी के साथ रह रही हूँ, ये बजट चला रही है। घर का बजट नहीं, तुम तो बजट चलाती हो ना, कमाऊ पुत बेटी हो। मैं आपको सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं पता है घर के घर के बजट के बारे में अम्मी देखती है सब। नहीं, मुझे कुछ फिर अंदाजा फिर ये सवाल तुमसे गलत हो बिल्कुल गया। भी। हाँ, मुझे घर पहली दफा है कि किसी चीज पे ये चुप रहेगी। पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का चलिए, शुक्र आप है। दोनों में से कोई भी शुरू करे। घर का बजट क्या उसूल तोड़ा? बजट जो है ना, मेरे ख्याल से कि हमें सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन करना है कि आपकी नीड्स और आपकी जो वांट्स जो होती है ना, वो उनमें फ़र्क रखना चाहिए कि मेरी ज़रूरत क्या है और मैं चाहती क्या हूँ। चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना उसका सर्टन अमाउंट जो है ना, पहले ही आपने एक सेविंग्स में ज़रूर रखना है अपने बजट का, कि खुदा ना खास्ता जो इमरजेंसी का फंड होता है ना, कि कुछ अचानक कुछ हो जाए, ताकि हमें किसी से उधार ना लेना पड़े। तो ये, और मेरे साथ तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने डे 1 से, जैसे हस्बैंड्स को कहा जाता है कि भाई तुम घर चलाना, मेरे हस्बैंड ने पहले ही डे 1 से ही कह दिया था, घर मैं चलाऊंगा, तुम्हारी जो भी इनकम है, जो भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम सेव करो उसको, जो भी करो। तो मेरी लाइफ में ऐसे ही हुआ कि मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह उठाई, और मेरी जितनी भी मेरी सेविंग रही वो हमने इन्वेस्ट किया, या जो भी किया हमने उसको उस तरह से किया। सॉरी, ये मेरे अलार्म। तो मेरे साथ ये रहा, शुक्र मतलब। तो बजट का मेरा ख्याल है कि बस ये चीज़ अगर आपने डिफाइन कर ली कि आपकी ज़रूरत क्या है और आप करना, आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप बताएं। भाई, घर का बजट का ये है कि ऑनेस्टली हम दोनों मियाँ बीवी ने जब शादी की तो हम पहले से ही काम कर रहे होते थे, कमा रहे होते थे, और हमने बहुत बचपन में शादी कर ली थी। तो हमारी बहुत सारी अरमान ऐसे थे जो नहीं हुए थे। तो जो हमने शुरू में, तो जब हमने कहा है, हमने धनाधन अपने अरमान पूरे किए, हमें जो चाहिए था हमने लिया, हमने जहाँ घूमना था घूमा। और उस वक्त बोलते थे सब लोग कि बचाओ, लेकिन मुझे शुरू से एक ख्याल है जिस पे मैं अभी भी बिल्कुल वो हूँ कि देखें, आपके पास जिस वक्त आप एक सर्टन एज में है ना, जब वो एज गुजर जाती है तो ना वो तजस्सुस रहता है, ना वो शौक़ रहता है, ना वो सेहत रहती है। तो इसलिए अगर आपके कुछ शौक़ हैं इस तरह के, तो आप अगर कमा रहे हैं तो ज़रूर पूरा करें। बिल्कुल। सेविंग्स का हम दोनों को कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा शौक़ है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। कैसर तो माशाल्लाह से, अगर मैंने कैसर के हाथ में बजट दे दिया तो तबाह हो जाता सब कुछ। लेकिन ये कि कैसर की जेब में जितने पैसे होते हैं वो उनको अगर वो खर्च कर देते हैं, उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो ले लेते हैं। लेकिन एक अच्छी बात उसमें यह है कि कई दफ़ा जिस चीज़ को मैं डिसाइड नहीं कर पाती, मैं कहती हूँ लूँ नहीं लूँ, तो उधर कैसर एक स्ट्रॉन्ग वो बन के मेरे पास आता है कि नहीं तुम ले लो, देखा जाएगा। तो ये होता है, इस तरह से हम बजट लेके चलते हैं। और हाँ, एक सर्टन हमने बनाया हुआ है कि भाई हमें महीने का इतना चाहिए, लेकिन सेविंग्स के मामले में ये कि बस जो भी सेव करते हैं फॉर रेनी डेज या एक सम अमाउंट है, लेकिन अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उसको एंजॉय करें। आप बुढ़ापे में जाके तो फिर दवाओं पे खर्च होना शुरू हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। आदमी कहता है कि ये ले लो वो ले लो, तो बस थोड़ा सा ऐसे है कि मुझे मज़ा आता है ज़रा मैं जो भी कमाऊँ उसको खर्च करूँ, उसको एंजॉय करूँ। क्योंकि मैं इस उसूल पे हूँ, जो मैंने एक उसूल बना लिया है अब पिछले कुछ 1-2 सालों से, समझ लें कि वो इस साल का वो उसूल है, डाई विद ज़ीरो। सही है। वैसे भी जेनजी यही सोचते हैं, आई गेस। जेनजी की माएँ भी यही सोच रही हैं। हाँ, बहुत सही कर रही हैं। डाई विद ज़ीरो। तो बस बच्चों को मैंने ये कह दिया कि भाई तुम्हें हमने पढ़ाना था, पढ़ा दिया। अच्छा, अगेन पढ़ाई में ना मैं जेंडर को बिल्कुल नहीं लाती। आपके जो भी बच्चे हों, बेटा बेटी जो भी है, आप जो बेहतरीन चीज़ उन्हें दे सकते हैं वो है उनकी तालीम, वो है उनकी तरबियत। तो हमने पढ़ा दिया, हमने आपको एक हुनर सिखा दिया, एक डिग्री दिला दी, एक सर्टन अमाउंट दे दिया। अब आपका जो दिल चाहे करें, बाकी के सारे मेरे, मैं उनसे जैसे दिल चाहे उनको खर्च करूँ। बिल्कुल। तभी वो कह रही है ना
कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती हूँ और मुझे लगता है जहाँ मुझे काम करना चाहिए मैं करती हूँ, क्योंकि अब वो प्रेशर्स नहीं है ना जो होते थे कि बच्चों की फीस जानी है, घर का अच्छा मैं नाम नहीं लूँगी, जब मैं शोबिस में थी तो ऐसे हमारे कुछ सीनियर एक्टर्स हैं जिनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो एक्टर्स ही जो है वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को आफ्टर उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चे। ये बड़ा गलत है। उसकी वजह से फिर वो जो है सेट पे ना इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहे होते हैं। पता है, एक तो उसमें एक चीज़ ऐड करनी चाहिए कि जो शादियां हैं ना उनको हमने इतना डिफिकल्ट बना दिया है, उनको इतना बड़े पैमाने पे शादियां होती हैं कि वो इतनी मुश्किल हो गई हैं कि वो बेचारे बड़े पैमाने पे भी होती है, बेवक्त भी होती है। अच्छा नहीं, बड़े पैमाने की बात नहीं कर रही वो, शादीशुदा जिंदगी की बात कर रही है वो कि बच्चे जब भी हैं उनके बच्चे भी हैं, बच्चों के डायपर अम्मा के जहाँ पर पैसे से आपको आ रहे खर्चा नहीं करना चाहिए, हम अननेसेसरी चीज़ों पर जब खर्चा करेंगे ना तो इसी तरह से फ्यूचर में प्रेशर्स तो नहीं, लेकिन वो जब बच्चा शादी के काबिल ही नहीं है तो आपने शादी कर दी उठा के, ना कमा रहा है ना कुछ कर रहे हैं और फिर आप उसको भर रहे हैं। बिल्कुल, यस यू आर राइट। आई थिंक, लेकिन बताओ किया क्या है, देखिए ये बाउंड्री भी आपको बच्चों के साथ सेट करनी होती है कि भाई देखो ये एजुकेशन दिला दी है, आपको थोड़ी सी अमाउंट दे दी है, अब इसके आगे आपका काम है। इसके आगे मैं नहीं आपको पूरी जिंदगी सपोर्ट करती। तभी तो मैंने कहा ना कि जब बच्चे शादीशुदा हों तो आप उनको अलग घर बनाने दें ताकि उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आए, ताकि उनको पता हो। ये बहुत जरूरी है। ये आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बेचारे माँ बाप अभी तक बच्चों को शादीशुदा बच्चों गलत के है, पैसे दे रहे हैं। 2 दिन भूखा छोड़ा, देखो कैसे काम करने निकलेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा ये है वो वाली, तो ये थप्पड़ नहीं है, ये एक वो वाला थप्पड़ है, अलग किस्म का थपेड़ा है कि बेटा अभी भूखे हो ना, 2 दिन बच्चे, तीसरे दिन बच्चा रोएगा, चौथे दिन बीवी बोलेगी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, फिर देखो कैसे कमाने निकलेगा अगला। नहीं, वो हमारी माओ को प्यार आ जाता है ना, मेरा लाल, ये तो गलत है, मेरा टुकड़ा दिल का, तो ये दुश्मनी है, ये प्यार ये वाकई में दुश्मनी है वाकई। ओके भाई, हाँ अब एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे होगी एक उसूल तोड़ने की बात और एक उसूल जोड़ने की बात। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नए साल का पहला शो आप तीनों खवातीन, प्यारी सी खवातीन के साथ, शुक्रिया, और प्यारी सी होस्ट के साथ सुबह अच्छे लोगों की शक्लें देखी तो अच्छा दिन गुजरेगा और अच्छी बातें सुनी। तो अब किसके उसूल तोड़ रही हैं और किसके उसूल जोड़ रही हैं? दिखाएं भाई, क्या टॉपिक है? रिलेटिव से रिश्तेदारी। एक ज़माना था जब लोग अपने लिए नहीं रिश्तेदारों के लिए जीते थे। ऐसे ही वो क्या, लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, मैंने नहीं सुना अपने अम्मी अब्बू से, लेकिन शायद मेरे अम्मी अब्बू ने अपने माँ बाप से सुना होगा। हमारे अम्मा अब्बा ने हमें भी कभी भी नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, और ना ही मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह ताला कि मैं अपने बच्चों को कहूँगी। यासिर का कुछ पता नहीं है लेकिन मैं उसे मना लूँगी। तो आप लोगों ने क्या नॉर्म्स तोड़े? भाई लोगों, वो गाना था ना एक, लोगों का तो काम है कहना, तो कहते रहेंगे। आई थिंक थोड़ा सा फिल्टर करना आना चाहिए आपको चीज़ों को, और मैंने यही किया कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस था मेरी ज़िंदगी में बहुत शुरू से, लेकिन जिससे वक्त के साथ साथ फिर आप और बेहतर करते जाते हैं और आपको समझ आता है कि कौन आपकी अच्छाई के लिए कह रहा है और कौन तनकीद बराए तनकीद कर रहा है। ये तो है, तनकीद बराए इस्लाह होती है, एक तनकीद बराए तनकीद होती है। तो आपको एक तो उसको फ़िल्टर करना आना चाहिए। और रिश्तेदारों का जहाँ तक सवाल है, ऑनेस्टली जैसे अभी बात हो रही थी ना कि मैंने कहा कि कुछ रिश्तों को बहुत नेगेटिव बना दिया गया है, तो मतलब मेरी ज़िंदगी में या मेरे ग्रोथ में मेरे ददियाल का बहुत हाथ है। मैं अपने ददियाल से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, चाहे मेरी फुप्पियाँ हो, चाहे मेरे चाचा चाचियाँ, कज़न्स, सबसे। तो उधर से हमने यही सीखा कि सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, एक दूसरे को अगेन वही अगर कोई चीज़ सही नहीं होती तो समझाते हैं कि इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो फिल्ट्रेशन आपको पता होती है, आपको पता होता है कि एक बंदा आपकी इस्लाह कर रहा है तो आप उसको ले लेते हैं। लेकिन वो जो आजकल एक वो है कि लोग क्या कहेंगे, शादी में इतना ख़र्चा नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, 20 लाख का जोड़ा नहीं पहना, ये बकवास बातें मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दी। मैंने ये रूल्स तोड़े और मैंने अपने बच्चों की शादी पे, अपनी अपने बेटे की और शादी पे अपने आप को आगे रखा, ये रूल तोड़ा, लोगों को नहीं। एक्स्ट्रा कहीं भी मैंने खर्च किसी भी चीज़ पे नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मैंने दिखावा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल माइनस हमेशा से किया हुआ है और विद द टाइम वो और होता जा रहा है। ना ही मैंने कभी अपने घर को इसलिए सजाया कि लोग आएंगे तो देखेंगे क्या कहेंगे।
मैंने अपने घर को जो भी सजाया अपनी खुशी के लिए सजाया, जितना सजाया। अपने बेटे की शादी पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की, बहुत सारे उसूल तोड़े, और वो इसीलिए मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं ये चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या चीज़ अच्छी है। जैसे अगेन मैंने बताया कि नो जहेज़, कोई पनावनी आनी जानी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोग नहीं आ रहे, एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं होना, कोई रस्में नहीं होनी एक्स्ट्रा। मेरा अपना जोड़े जो हैं वो बहुत रीज़नेबल टाइप के थे, कोई इतने महंगे नहीं थे, 20-25 हज़ार मेरे ख्याल लगे होंगे हार्डली एक जोड़े पे। तो इस तरह से बस बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आप जो आपके रिश्तेदार हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं अगर वो कोई सही बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। पहले तो मेरी लाइफ में उसूल बनाया हुआ है कि मेरे वो रिश्तेदार जो थोड़े से इनकम ग्रुप के हवाले से उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम वी आर 7 सिस्टर्स माशाल्लाह, 9 भाई बहन हैं, तो हमने ये उसूल बनाया हुआ है कि हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस रिश्तेदार की हम हमेशा उनकी हेल्प करना चाहते हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि हमें ये लगता है कि अपनी फैमिली से ही आपको अगर कभी शुरुआत करनी चाहिए तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। पहला हक उन्हीं का होता है। बिल्कुल। हाँ। दूसरा ये होता है कि मेरी लाइफ में मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरे लिए, मेरी इमीडिएट फैमिली। इनफैक्ट मेरा ससुराल माशाल्लाह से इतना प्यारा ससुराल है कि मुझे समटाइम्स मैं अपनी बहनों के घर शायद भूल जाती हूँ, कभी कोई ओकेजन होता है, कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर मुझे हर चीज़ जो है वो याद भी रहती है और बहुत सब प्यार भी बहुत करते हैं। और मेरा घर ऐसा होता है कि मेरा घर तो एवरी संडे ओपन हाउस बना हुआ होता है कि हम गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, हम फन कर रहे होते हैं, हमारे पड़ोसी भी आ जाते हैं हमारे पास, हमारे रिश्तेदार भी आते रहते हैं। बस एक संडे हम भी चलते कोमल। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। मेरे घर तो वो होती है बाकायदा करियोके और ये सारा सिस्टम सेट होता है हमारा। फन होता है। मेरे हस्बैंड को भी गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी फैमिली के मेंबर्स और सारे बहुत फन लविंग हैं। हाँ। तो एनीवेज घर मेरा, मुझे ये लगता है कि छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, दिल आपका बड़ा होना चाहिए। आपके घर में आपके रिश्तेदारों को ये फील ना हो कि हम किसी भी वक्त जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मेरी सिस्टर्स कभी भी गुजर रही होती हैं, कुछ गज़ल बैठी हुई आ जाओ, आ जाती हैं। उल्टा सिल्टा जो भी होता है घर का हाल, आई डोंट केयर। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे रिश्तों से मैं कनेक्टेड रहूँ। वही चीज़ मैंने अपने बच्चे में डालने की कोशिश की है कि वो जब भी कनाडा से आता है उसका पहला ये होता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, कहीं नहीं चलना, मुझे मामा मेरे चाचा से मिलना है, मुझे खाला से मिलना है, फूफो से मिलना है, व्हाटएवर। हाँ। उसके लिए भी रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मुझसे कभी लोग पूछते भी ना, हाँ रिश्तेदारों ने तो ये कहा होगा, रिश्तेदारों ने वो कहा होगा। मेरे रिश्तेदार जो हैं वो बहुत कम है। वैसे मेरी फैमिली बहुत छोटी है, एक्सटेंडेड फैमिली, और सब जो है मुझे लगता है मेरे अम्मा अब्बा से भी ज़्यादा अच्छे थे। इतने ज़्यादा अच्छी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली। और मैं कहती हूँ कि मेरी 2 अम्मी थी और 2 अब्बू थे। तो मेरी फुप्पो जो है मेरी दूसरी अम्मी रही हैं हमेशा, और जो मेरे मामू हैं वो मेरे दूसरे अब्बू रहे हैं। तो अगर रूल ये तोड़ा है, बिल्कुल ऑपोजिट है, और बहुत ज़्यादा सब सपोर्टिव हैं। और जैसे जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो मेरी अम्मी बहुत नाराज़ थी कि वो नहीं चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं। तो सब ने मिल के उनको समझाया था, सब ने मिल के समझाया, सब ने मुझे सपोर्ट किया। और इस तरीके से जो है मैंने ये रूल मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरी फैमिली ने तोड़ा है कि बिल्कुल भी वो इस तरह के गॉसिपी टाइप के नहीं हैं। मेरी अम्मी मेरे खिलाफ हो सकती हैं, मेरे अब्बू कुछ कह सकते थे, लेकिन वो लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक लकी हूँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और निदा, इसमें जो मैं ये बातें कर रही हूँ ना रिश्तों की, इसमें मेरी मदर को सारा क्रेडिट जाता है कि मेरी अम्मी बचपन में मेरी चाची के साथ या किसी के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था तो हमारे दिल में कभी वो बात नहीं डाली। बिल्कुल। हम सारा दिन बैठे होते थे चाचा के घर, फूफो के घर, खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। हम लोग खुद अपनी फुप्पियों के घर पे रह रहे होते थे, उनकी बेटियों के साथ, अपने कजन्स के घर पे, मतलब हाँ सब रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले बहुत होता था। फुप्पियों का भी रोल है इसके अंदर, फुप्पी भी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने अब थोड़ा ये होता है पहले ये थोड़ा रिवाज था ज़्यादा कि कजन्स गर्मियों की छुट्टियां हैं या सर्दियों की छुट्टियां हैं तो किसी एक के घर सब रह रहे हैं, रत जगह कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा ये कम होते हुए नजर आ रहा है। ये बड़ा वैसे बुरा है क्योंकि इससे ना आपका बच्चों का कनेक्शन नहीं बन पाता, वरना कजन्स की आपस में इतनी दोस्तियां होती थी। अब तो ये है कि वो पढ़ाइयों का इतना प्रेशर है बच्चों पे, अगेन लोग क्या कहेंगे, किसी बड़े स्कूल में डाल दो, बेचारा 24 घंटे पढ़ता रहे। तो ये वाले हाँ थोड़े गलत है अब जरा। नेक्स्ट, उधार लेना और देना। ओह नो,
स्ट्रेट नो। बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी का उसूल है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाए जाएं। उधार लेना तो बिल्कुल हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। जब नहीं औकात तो नहीं वो काम करना उधार लेके। उधार देने की जहाँ तक बात है, मैं उसके भी ख़िलाफ़ थी, लेकिन कैसर के दिल में आ जाती थी कभी कभी इस तरह की चीज़ें कि अच्छा भाई दे दो, तो देना नहीं चाहिए। और अगर कभी दें तो उसको सदका जारिया समझ के दे दें, या उसको इस तरह दे दें कि वो कि भाई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन अमूमन उधार लेने वाले जो होते हैं ना, वो कभी भी उधार वापस करते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो परेशान होते हैं, लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो किसी से आप उधार लेते हैं ना पैसा, उसको खर्च करना बड़ा आसान लगता है आपको, वो खर्च तो हो जाता है लेकिन वो फिर जमा होकर दिया नहीं जाता। इसलिए मेरी लुगत में तो उधार लेना और देना मना है। और अब तो उधार देना, जब से उधार वापस नहीं आए कुछ देखे, तो बिल्कुल ही मना है। मैंने कहा नहीं भाई उधार नहीं, आपको वैसी कोई ज़रूरत है कुछ तो आप ये ले लीजिए, चले मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नो उधार। नो उधार। हाँ भाई, मुझे याद नहीं कि कभी मुझसे किसी ने उधार लिया हो लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड अक्सर कभी कोई किसी को ज़रूरत होती है कुछ देते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि कभी टाइम बाउंड नहीं होता है वो कि कब वापस करना है। वो इस उसूल पे होता है कि जब हुआ तो वापस हो जाएगा, बस ये होता है। लेकिन मुझे पर्सनली उधार लेना भी बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। हाँ? तो क्रेडिट कार्ड भी उधार लगता है। मैं तो हमेशा अपना डेबिट कार्ड ही यूज़ ये कैसर के रिश्तेदार है, वो कैसर के पास भी वो नहीं है ये तुम भी लियो हो ना। हाँ तो ये दोनों लियो है ना, इनके पास क्रेडिट कार्ड कैसर के पास भी नहीं है, सिर्फ वो डेबिट कार्ड है कि जितने हैं वो उसमें से खर्च हो जाए। मेरे पास है, लेकिन मैंने फोन बनाया हुआ है 45 डेज में आप उसको उतार दें फौरन। अच्छा, मुझे तो लगता है वो भी उधार है, मेरे ज़हन पे बोझ रहता है। नहीं, मैं तो सिर्फ ना वो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से रखती हूँ कि कहीं काम आ जाए ट्रैवलिंग में। सही है भाई, सही है। तुम बताओ। अच्छा, मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही है, स्ट्रिक्ट नो है कि मैंने कभी भी किसी से उधार लिया भी नहीं है और मैंने कभी किसी को उधार दिया भी नहीं है। एक दो बार दिया है तो इसी तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो वापस नहीं कर रहे होते, फिर आपकी वो रिलेशनशिप भी उनके साथ ख़राब होती है। जब आपको वापस मांगना पड़ता है वो आप ही के ऊपर आ जाते हैं कि यार इस तरह बेइज्जती तो ना करो, मुझसे क्यों मांग रहे हो। तो आई थिंक बेहतर है अगर आप दे रहे हैं तो कर्जे हंसना समझ के दें कि बस दिया है तो अगर दे सकते हैं तो दे दें, वरना नहीं दे सकते तो ना दें। उस तरह करके दें और लेने की तो ना कोशिश करें। लेकिन अब मैं ऐसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूंगी कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो मुझे बोझ लगता है, बस कैसे आप 2 रुपए भी किसी से एक्स्ट्रा ना लें। लेकिन जब से मैंने कपड़ों का बिजनेस करना शुरू किया है तो माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ा अच्छा उधार मिलता है। अगर आप अच्छे ब्रांड हैं, जैसे हमारा ब्रांड माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो हम जो भी बनाते हैं, जो हम कपड़ा लेते हैं, जो कपड़ा हम स्टिच कराते हैं और जो हम एम्ब्रॉयडरी कराते हैं उसमें हमें उधार मिलता है। तो ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो उधार पे रॉ मटेरियल लेके कपड़ा बनाते हैं और उसके बाद जब उसको सेल करते हैं तो फिर वो अपने सारे सप्लायर्स को पैसे देखिए वो होता है जब आप कारोबार करते हैं ना तो वो आप क्रेडिट लेते हैं और जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है मार्केट में तो आपको आराम से क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन आप वो इसलिए लेते हैं कि आप वो बना के बेचेंगे और देंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा भी कोई नहीं देगा तो ज़ाहिर आइंदा उसको वो मार्केट से वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि ये बहुत लोग करते हैं और मैं भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जो है फैक्ट्री ओनर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, उधार लेके भी पैसे नहीं दे रहे और फिर भी वो बेचारे उनको उधार तो नहीं करना चाहिए ना, फिर रोकना चाहिए इस चीज़ को। तो खैर, तो मेरे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था जब मैंने बिज़नेस शुरू किया। तो मैंने कहा अच्छा यानी उधार लेना है, या अल्लाह मुझसे तो नहीं होता, लेकिन इधर बिजनेस में बहुत आपको फ़ायदा होता है, बहुत अच्छे आपके पैसे बनते हैं। तो फिर मैंने ये उसूल तोड़ा अपना कि जो मैं उधार कभी नहीं लेती थी, मैंने कहा नहीं अब मैं उधार लूँगी। और अब मेरे ऊपर मैं अभी भी बैठी हूँ तो मेरे ऊपर एटलीस्ट लाइक करोड़ों का उधार है। लेकिन आप उतारोगे ना, सारे बिजनेस कर रहे हो। लेकिन फजीला इस फील्ड में तो बहुत सारी चीज़ें आर्टिस्टों को भी जो है वो पैसे नहीं रोक लिए जाते हैं। नहीं, वो भी बड़ा उधार रखते हैं। वो उधार क्या, वो तो अजाब है वो तो अपने पैसे मांग रहे हैं, लगता है भीख मांग रहे हैं। लेकिन एक बात खाली मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की है सच्ची, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ और सब लोगों से, कि उधार तो मैं नहीं किसी को देती अब, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई वाकई ज़रूरतमंद है तो वही कर्ज़े हंसना वाली बात है। लेकिन कर्ज़े हंसना को भी इस तरह मैंने अब अपनी ज़िंदगी में ये शामिल किया कि अगर किसी को ज़रूरत है और आपको पता है ये ज़रूरतमंद है तो आप उन्हें जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं पैसे, और जो आपको पता है कि अगर आपको वापस ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उतने पैसे उनको दे देती हूँ।
और अगर उनकी नीयत अच्छी होती है और कभी वो मुझे कॉल करें कि जी वापस देने, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे वापस ना दें, बल्कि आप एक काम करें कि अगर कोई ऐसा आपकी नज़र में है जिसको इस पैसे की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये आप उसको दे दें, ताकि एक कहते हैं ना कि शमा से शमा जलती है, दिए से दिया जलता है। तो थोड़ा सा इस तरह की कोई भी चीज़ करने से क्या होता है कि ज़रा कुछ लोगों के लिए आसानी हो जाती है, आप आसानियाँ पैदा करते हैं, उससे आपका दिल खुश होता है। तो मैं इतना ही देती हूँ कि जितना मैं कहूँ कि मुझे मेरी नीयत होती है मैं वापस नहीं लेना है, लेकिन उस बंदे को कहती हूँ कि ये कर्जे हंसना है, लेकिन अगर वो जब देना चाहता है मुझे, तो मैं उसको कहती हूँ आगे जिस कोई किसी को ज़रूरत है तो आप ये दे दें। तो मैंने एक ये उसूल अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, और मेरा ख्याल है हम सबको जितनी जितनी हैसियत है उस हिसाब से करना चाहिए। उससे आज नहीं तो शायद 10-20 साल के बाद बहुत सारे लोगों की जब ज़िंदगियाँ आसान हो रही होंगी तो कुछ मामलात हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बता दिया उधार बता दिया। हाँ निदा अच्छा मैं एक चीज़ मैंने, क्योंकि अब जब मैंने बिज़नेस करना शुरू किया है तो मैंने जैसे कर्जे हंसने के बजाय मैंने क्या करना शुरू किया है कि अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैं ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि एक जॉब और क्रिएट कर दूँ। जो भी पैसे जो मैंने देने हैं ना, अगर मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हायरिंग करनी पड़ जाए ऑफिस में, जैसे मैं कोई 2 PMs रख सकती हूँ या स्वीपर आपने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये जो भी अगर हम ये कर सकते हैं कि हम फ्री मनी देने के बजाय लोगों को, भीख देने के बजाय लोगों को, अगर हम उन्हीं पैसों से किसी को एम्प्लॉयमेंट दे दें और उस एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे दें। तो मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं किसी को हायर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दे दूँ, ताकि जब वो अगर कभी मेरे पास से जाए भी तो उसके जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके पास हो और वो पैसा आप खुद जनरेट कर सके। तो मेरा ये चैरिटी का और उधार का ये बहुत मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन नौकरियां क्रिएट करने के, और आप उसको फिश नहीं दे रहे ना, फिश पकड़ना सिखा रहे हैं। फिश पकड़ना सिखा रहे हैं। और मैं कहूँगी कि देखिए मेरा तो बिजनेस है, तो लेकिन अगर आपके घर पे भी अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी अपने लिए भी आसानी कर रहे हैं कि अगर आप मे बी एक मेड का काम जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर दें और उसको उसके पैसे दे दें, ठीक है, रादर देन फ्री मनी देने के किसी को। बिल्कुल सही बात है, तो ये आप करें, ये बहुत ज़रूरी है जी। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है, स्लाइड है, एक्सपेंसिव ब्रांड्स। इन्होंने ज़िंदगी अजाब की हुई है लोगों की, मियाँओं की, घर वालों की, माँ बाप की। से नो टू ब्रांड्स। मुझे तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं तो ज़िंदगी में ना कोई एक आध दफ़ा ही कुछ ख़रीद लिया होगा ट्रिगर होके, और जब मैंने वो चीज़ ख़रीद ली और उसी दिन मुझे कोई 2-4 घंटे बाद एहसास हुआ जब वो चीज़ घर आई और आके कबर्ड में रख दी गई, और थोड़ी देर बाद मैंने सोचा ये मुझे वो खुशी क्यों नहीं हो रही जो ख़रीदने से पहले एक मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। तो बस ये इतनी है, ये एक इतनी महंगी चीज़ जिसके लिए मैं 2-3 महीने से सोचती रही। मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी ने कहा चलो तुम्हारा दिल कर रहा है तो ले लो। 3-4 दफ़ा सोच के मैंने लिया, और जब वो घर आ गई तो उसकी वर्थ मेरे नज़दीक ज़ीरो हो गई। मैंने कहा बस यही है। तो उसके बाद मैंने तो कभी ज़िंदगी में ब्रांड्स नहीं ख़रीदे। हाँ, मुझे गिफ्ट मिलते हैं, कभी कोई गिफ्ट मिल जाता है, उनकी मोहब्बत होती है तो वो मैं उठा लेती हूँ ज़रूर, लेकिन मैं कभी भी ब्रांड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ब्रांड बनाया है। आप और मैं और ये सब लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, हम खुद अपने आप में एक ब्रांड है। तो अगर हम अपनी मिजाज को, अपनी आदतों को, अपने रहन सहन को इतने अच्छे तरीके से लेके चलें कि लोगों को हमारी वजह से कुछ आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर चीज़ें सीखें, तो हम खुद एक ब्रांड है। हम जो पहनेंगे वो ब्रांड है। तो इसलिए कोई एक्सपेंसिव ब्रांड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत अफोर्डेबल चीज़ें भी हैं, जैसे अगर इनका बिजनेस है, इनका बहुत अफोर्डेबल इनके भी कपड़े हैं, और जो और भी बहुत सारे लोग करते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड्स, महंगे ब्रांड्स बहुत सारी आ गई हैं, और हैरान कुन तौर पे क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी है। क्योंकि महंगे ब्रांड्स में तो हैरान हो गई हूँ निदा। मैंने जाके कोई कमीज़ें देखी, ये जो सो कॉल्ड डिज़ाइनर्स की कमीज़ें, अरे 65,000 की कमीज़। मैंने कहा यार 65,000 में तो किसी का पूरा घर चल जाएगा महीने का। मतलब एक नॉर्मल कमीज़, सिर्फ नाम के पैसे, तो मतलब जो कर सकता भाई अफोर्ड कर ले, लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ पे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया, और मैं लेना भी नहीं चाहती। मैं एक लिमिटेड जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं हमारे, जैसे अगर हैं उनके मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन उन पे आप जाएँ आपको मिल जाता है नॉर्मल अच्छे कपड़े और बड़े रीजनेबल, तो बस मैं वो लेती। सही, ये उसूल तोड़े। मैं तो सारी ज़िंदगी से तोड़ा भाई, के लिए पिछले 5-6 साल से तोड़ा हुआ है। सही। और एक लॉन जब आते थे, मैंने एक कोई 8-10 साल पहले एक उसूल ये तोड़ा था कि एक लॉन आती थी, 2-3 लॉन्स जिनके बड़ा नाम होता था, तो जब उनका अबे हर साल आ रहे, पहले 2.5 से शुरू होके एक वक्त आया जब मैं गई वो जोड़ा, मतलब वो ब्रांड देखने, तो 14,000 रुपये का लॉन का सूट, आज से आप समझें 8-10 साल पहले। मैंने कहा नहीं,
वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ना लॉन के ये नए प्रिंट खरीदे ना सिलवाए। मैंने कहा नहीं, और वैसे भी ज्यादातर सॉलिड कलर्स। हाँ नहीं, लेकिन डॉन के भाई अच्छे प्रिंट होते हैं, आपका दिल देख के अट्रैक्ट होता है, आपकी वो होता है कि भाई लूँ। 14,000 रुपये का लॉन, मैंने कहा नहीं। तो फिर आप जाएं भाई, मैंने कहा बना हुआ देख लें, और जो रीजनेबल ऐसी चीज़ है भाई जो जितना करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल, मैंने लॉन के वो जो थे ना सो कॉल्ड ब्रांड्स और उनके वो प्रिंट आते थे नए, मैंने वो लेने छोड़ दिए। सही जी। मैं तो बिल्कुल अनब्रांडेड इंसान हूँ, नो ब्रांड्स। लेकिन ये नहीं कि मैं ब्रांड्स लेती नहीं हूँ, मैं लेती हूँ ब्रांड्स, क्योंकि मेरा बाहर बहुत सारा टाइम गुजरा है, तो वहाँ 90% सेल भी लगती हैं। तो मैं सिर्फ इस ख्याल से लेती हूँ कोई भी चीज़ किसी ब्रांड की वजह से नहीं, मैं उसकी सेल की वजह से भी नहीं, मैं क्योंकि उसकी डिज़ाइन या उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी एक जो फील है, अगर वो मुझे पसंद आती है कोई भी चीज़, तो मैं कभी नहीं देखती कि ये ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। मैं तो अपने कपड़े कई दफ़ा, एक सूट को मैं इतनी दफ़ा पहनती हूँ, इतनी दफ़ा मैंने पहना पहले आपने मेरे शो पे। आपके शो में नहीं पहना, लेकिन बहुत पुरानी शर्ट है ये मेरी। ये मेरी पैंट्स जो है वो बहुत पुरानी है, तो कई दफ़ा पहना है आपके शो में। तो मैं तो रिपीट करने पे भी कभी शर्म महसूस नहीं करती हूँ। मैं तो अपने यकीन करेंगे, एक दफ़ा 15 साल पहले एक मेरा जोड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने पहना और वो पिक्चर्स के जरिए जो वो आइडेंटिफाई हो गया। किसी ने आगे कहा वो आपने मेरी शादी में पहना था ना, आपने फिर से पहना। तो ऐसे होता है, लेकिन अदरवाइज मुझे कभी कोई नहीं होता। देखिए ब्रांड क्यों पहनता है इंसान, जब सोचता है कि मेरी वर्थ नहीं है, तो मैं शायद ये 5 लाख का बैग लेके घूमूंगी तो लोग मेरी वर्थ महसूस करेंगे कि शायद मैं कोई चीज़ बन गई हूँ। आप अपनी वर्थ ऐसी बनाएं कि आपको किसी और की वर्थ की ज़रूरत ना पड़े। मेरा ये मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ता कपड़ा या कोई सस्ती चीज़ लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनालिटी ऐसे होती है कि वो चीज़ दीवार जो पेंटिंग है ना, वो भी दीवार पे सजती है। जब दीवार अच्छी है तो उसको वो पेंटिंग भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो आप वो दीवार अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आपको ज़रूरत ना पड़े किसी और के नाम की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं बताऊँ, मुझे ब्रांड्स बहुत पसंद है, लेकिन ऑनेस्टली मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। लाइक मैंने खुद अपने पैसे बनाए हैं, और तो मैं अपने आप को बहुत रिवॉर्ड करती हूँ। और मैं ब्रांड्स, ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ और मैं हर वक्त ब्रांड्स की चीज़ें लेती रहती हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, तो कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत यूनिक हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने कुछ बैग्स ख़रीदे हैं जो कि बाहर के ब्रांड्स हैं, इटालियन ब्रांड्स हैं। देखो होता बड़ा है इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हर किसी की सेटिस्फैक्शन जो होती है ना वो अलग अलग होती है। कुछ खवातीन गोल्ड खरीदती हैं, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक मतलब एक एहसास होता है। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। कुछ लोग बैग्स खरीदते हैं। मैं सब करती हूँ। मैं सब कर जिम्मेदारी आज ये बताओ क्या नहीं करती? अभी तुम अभी यंगस्टर वाली जिंदगी गुजार रही हो, बैचलर लाइफ। अल्लाह का शुक्र है। ऑटोमेटिकली जब तुम्हारी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ इंशाल्लाह शादी होगी तो फिर और करूंगी तो नहीं, फिर तुम्हारी सोच तब्दील हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हो, सोच चेंज हो जाती है। जब तुम्हारी सोच चेंज अच्छा नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं ये कहना चाह रही थी कि ब्रांड्स मैं कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं लेती कि तुम अपने लिए लेती हो। अपने लिए लेती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि जैसे कोई आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट के जैसे कुछ बैग्स हैं वो बड़े आर्टिजनल तरीके से बने हुए होते हैं, तो मैं उसको खरीदना पसंद करती हूँ कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है। और भाई तुम अपने पैसे से खरीद रही हो ना, अपने पैसों से खरीदती हूँ, मतलब तुम किसी को अजाब में तो नहीं मुब्तला कर रही हो। बहुत सारी सेविंग करती हूँ, ऐसा नहीं करती कि मैं सेविंग नहीं की हुई और सारे पैसे खर्च कर दिए। पहले मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट जो लाइफ है उसमें मैंने कोई ब्रांड्स नहीं खरीदे। मैंने जो ब्रांड था वो मैं खुद थी। मैंने अपनी एजुकेशन के ऊपर सारा काम किया है और अपना करियर बनाया है। लेकिन अब जब करियर बन गया है माशाल्लाह, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, तो ठीक है। तो अब देयर इज़ नो गिल्ट। अगर आपके पास इतने पैसे हैं और अगर आपने बना लिए, या कोई भी जो औरत है ना वो जॉब कर रही है, तो उसमें इतनी कोई गिल्ट की बात नहीं। कभी कभी आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए एक तो होता है ना ब्रांड्स की दुकान, ब्रांड्स की दुकान नहीं, एक होता है जिसके माथे पे ऐसे ब्रांड शुरू होता है, कमीज के आगे, जूते के ऊपर, पैंट के पीछे, हर जगह ब्रांड ही ब्रांड लोग होते हैं जो टैग उतारना भी भूल जाते हैं। तो वो बात हो रही है। लेकिन हाँ, अपने आप को खुश करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगर जैसे मैं कह रही हूँ ना कि हमने शुरू में सेविंग नहीं की, हमें शौक था कुछ चीजें लेने का, तो हमने पैसे कमाए, मतलब यू हैव अर्नड इट वाली बात है। अर्न करें तो जाके ले लें। मैंने कोई किसी पे मुझे आसरा लगा। वैसे बाहर रहने वाले लोग, आपस की बात बताऊं, इतने कंजूस होते हैं, मैंने देखा। हम तो फिर डॉलर में खर्च कर लेते हैं, वहाँ रहने वाले जो है ना वो सेलों का वक्त का इंतजार करते हैं, क्योंकि वहाँ रहते हैं। वहाँ के लोग कभी कोई चीज फुल प्राइस पे नहीं लेते, वो हर चीज जाके हमें पता होता है ना यही चीज जो है वो आएगी। हाँ, तो वो कमाते बेचारे टूरिस्ट हैं जो
हम कमा के जाते हैं ना कभी, तो डॉलर निकल रहे होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम लोग इतना महंगा ले रहे हो, हम तो इंतजार करते हैं कि कब सेल लगेगी तो हम ये चीज़ लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ठीक है बताऊंगी ब्रेक। हाँ, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा भाई, अब जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो सारे पेरेंट्स के लिए है, और वो ये कि हम जो खाना अपनी फैमिली को देते हैं उस पे हमारा एक्चुअली ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे लिए एक कंसर्न है। मैकडॉनल्ड्स ने फूड ट्रस्ट कैंपेन लॉन्च की है और वो अपना पूरा प्रोसेस ओपनली शेयर करते हैं, इंग्रेडिएंट्स, हाइजीन, कुकिंग और एवरीथिंग। इसी ट्रांसपेरेंसी के लिए वो फैमिलीज़ को ओपन डोर किचन पे इनवाइट कर रहे हैं आजकल। और जाहिर है मैं और पेरेंट्स की तरह मैं भी एक बहुत क्यूरियस पेरेंट हूँ, बहुत देखती हूँ कि मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं और उनको क्या पसंद है, उस सब चीज़ का ख्याल तो रखती हूँ, लेकिन ये भी देखती हूँ कि क्या वो उनकी सेहत के लिए सही है या हाइजीन और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ खुद और अपनी आँखों से देखती हूँ कि ये टूर है क्या एक्चुअली। सो मैं चल दी मैकडॉनल्ड्स और मैंने ये ओपन किचन टूर खुद लिया। आइए ज़रा आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? मुझे ना अपनी फैमिली के लिए शेयर बैग ऑर्डर करना है। और कुछ मैम? जब तक मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा है, क्या मैं आपकी किचन का टूर कर सकती हूँ? श्योर मैम, ज़रूर। हमारी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर आपको किचन टूर करवा सकते हैं। लेट मी कॉल हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फलक नाज है और मैं मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल को लुक आफ्टर करती हूँ। आपने सिर्फ हमारा किचन टूर करना है, सो लेट्स कम विद मी। मैं आपको किचन टूर करवाते हैं। हेयर नेट एंड एप्रन आपको वेयर करना होगा सो दैट हम किचन टूर करें। अच्छा, ये जो आपके शेक्स और संडेज होते हैं जी, इसमें आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ये जो हमारे शेक्स और संडे हैं ये हम 100% प्योर डेयरी मिल्क से प्रोड्यूस करते हैं। नाइस। थैंक यू। एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। क्या आप जानते हैं कि लोग मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी पे क्यों ट्रस्ट करते हैं? जानिए इनकी प्रैक्टिसेस। मैकडॉनल्ड आंखें खोल के सिलेक्ट करता है फ्रेश और हाइजेनिक वेजिटेबल्स। वर्ल्ड फेमस गोल्डन येलो फ्राइज बनते हैं सिर्फ बेहतरीन वाइट फ्लैश पोटैटो से। चिकन प्रोडक्ट्स में हार्मोन फ्री और मैनुअली डिबोन चिकन इस्तेमाल की जाती है। लाइफ स्टॉक्स को सिर्फ नेचुरल फीड दी जाती है और 100% बीफ प्योर बीफ इस्तेमाल करते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और एडिटिव्स के। सो मैकडॉनल्ड खाना बनता है 155 डिग्री और उससे ऊपर टेम्परेचर पे। मैकडॉनल्ड यूज़ करता है नेचुरल और डेयरी चीज़। मैकडॉनल्ड इस्तेमाल करता है ग्रेट A+ एग्स जिन्हें सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है, मैं ये वाला दोबारा बताऊंगी कि मैकडॉनल्ड्स एग्स जो इस्तेमाल करता है वो A+ एग्स होते हैं जिन्हें वॉश और सैनिटाइज किया जाता है। मैकडॉनल्ड्स में 2 रंग के ग्लव्स इस्तेमाल होते हैं। एक ब्लू ग्लव्स होते हैं जो रॉ फूड के लिए होते हैं और क्लियर ग्लव्स होते हैं कुक्ड फूड के लिए। मैकडॉनल्ड में हर घंटे अलार्म बजता है जो कि मैंने खुद सुना ताकि हाथ साबुन से धोए जाएं, और हर आधे घंटे में वो लोग हाथ सैनिटाइज भी करते हैं।
मैकडॉनल्ड के मैक नगेट्स बनते हैं सिर्फ वाइट मीट चिकन से और फ्रेशली फ्राई करके सर्व किए जाते हैं। मैकडॉनल्ड कोन और संडेज बनते हैं 100% खालिस दूध से। मैकडॉनल्ड में ऑयल टेस्टिंग किट से ऑयल टेस्ट किया जाता है और टाइम पर पूरा ऑयल चेंज किया जाता है। मैकडॉनल्ड में इस्तेमाल होने वाले 90% इंग्रेडिएंट्स बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है और लोकली ट्रेंड कंपनीज में तैयार किए जाते हैं। इंटरनेशनल क्वालिटी के एन मुताबिक हर चीज़ तैयार की जाती है और इसीलिए लोग मैकडॉनल्ड की क्वालिटी पे ट्रस्ट करते हैं और आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल करते हैं। मैकडॉनल्ड का कमिटमेंट है क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप सब इसे खुद भी जाके देख सकते हैं। ओपन डोर किचन टूर बुक कराएं डायरेक्टली ऑन द मैकडॉनल्ड्स ऐप। आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा जब आपके सामने होंगी सारी चीज़ें। जी, तो ये था ये मेरा एक्सपीरियंस था और आज का शो भी यहीं तक था। आप सबका बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। और आज मेरी आवाज़ इतनी बंद थी, अगर आप तीनों इतनी अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग ना होते तो शायद आज मैं छुट्टी कर लेती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So, हमने आपकी आवाज़ बंद होने का फ़ायदा उठाया, हमने ब्रेक ही नहीं लगाया कहीं तो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर आप सबको नया साल मुबारक। आपको भी, सबको और व्यूअर्स को भी। और व्यूअर्स को भी, आपको भी। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल मिलेंगे, दुआ कीजिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो। अभी गरारे करती हूँ घर जाके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।